सो हेलो गाइस, इट्स आयुष और मैं तुम सभी का वेलकम करता हूँ चैनल के एक और ब्रांड न्यू वीडियो में। और आज के वीडियो में हम लोग एक्सप्लेनेशन करने वाले हैं 2020 में आई हुई नेटफ्लिक्स की ज़ॉम्बी कॉमेडी सीरीज डे ब्रेक का। वीडियो शुरू करने से पहले मैं एक बात बोलना चाहूँगा कि जब मैं इस सीरीज़ को देख रहा था तब मुझे ऐसा लगा कि ये सीरीज़ नॉर्मल ऑडियंस के लिए नहीं बनी है, क्योंकि इस सीरीज़ के अंदर जो डार्क फक्ड अप चीज़ें इन लोगों ने दिखाई हैं और उन डार्क फक्ड अप चीज़ों को जिस वे में इन लोगों ने दिखाया है वो बहुत ही ज़्यादा मेस्ड अप हो जाता है अगर एक नॉर्मल पर्सन के पर्सपेक्टिव से देखा जाए, जिसने अभी अभी स्प्लैशर हॉरर ज़ॉम्बी टाइप की मूवीज़ और वेब सीरीज देखना स्टार्ट किया। अगर उस टाइप की ऑडियंस इस सीरीज़ को देखती है तो पहले उन्हें ये सीरीज़ पसंद ही नहीं आएगी, क्योंकि उन्हें ये सीरीज़ समझ ही नहीं आए। अगर समझ में आ भी गई तो बहुत ही ज़्यादा डिस्गस्टिंग लगेगी। पर तुम लोगों को चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, मैं वीडियो को एकदम शुद्ध रखने की कोशिश करूंगा। तुम लोगों को वीडियो देख के बिल्कुल भी डिप्रेशन नहीं होगा। सो नाउ विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम लेट्स गेट ऑन टू द एक्सप्लेनेशन। एपिसोड 1 एक क्लासरूम से शुरू होता है, जहाँ पे हम देखते हैं उस क्लासरूम की क्लास टीचर मिस क्रम्बल सारे बच्चों की अटेंडेंस ले रही होती है, पर जैसे ही वो जॉश व्हीलर का नाम पुकारती हैं तब जॉश व्हीलर उनको ना आंसर दे के हम ऑडियंस से बात करने लगता है। और हम लोगों को मालूम चलता है कि जॉश व्हीलर फोर्थ वॉल ब्रेक कर सकता है लाइक डेडपूल एंड शी हल्क। जॉश हम लोगों को बताता है कि कैसे एक न्यूक्लियर बायोलॉजिकल वॉर के चक्कर में पूरी दुनिया के एल लग गए, और अब जॉश हम लोगों को बताएगा, हम लोगों का टूर गाइड बनेगा कि अपोकलिप्स में लाइफ कैसी होती है। वो हमें बताता है कि अपोकलिप्स में रहना ऐसा है कि जैसे आप रियल लाइफ में जीटीए खेल रहे हो, आप कुछ भी कर सकते हो, किसी के भी घर जा सकते हो, कोई भी सामान चुरा सकते हो, कोई भी गाड़ी चला सकते हो, आपको रोकने टोकने वाला नहीं है, एंड आप ऑलमोस्ट हर कोई चीज कर सकते हो। बट जैसे कोई भी चीज परफेक्ट नहीं होती वैसे ये भी नहीं है। न्यूक्लियर बायोलॉजिकल वॉर के बाद एनिमल्स में जेनेटिक म्यूटेशन आ गए, जिसकी वजह से अब ऑलमोस्ट सारे एनिमल्स वियर्ड हो गए। इसी के साथ साथ मोस्ट ऑफ द अडल्ट्स मारे जा चुके हैं या फिर ज़ॉम्बीज बन चुके हैं। बट इनके यूनिवर्स स्लैश सीरीज में इन ज़ॉम्बीज को गूलीज कहा जाता है, एंड इस सीरीज में ये गूलीज बोल भी सकते हैं, बट ये सिर्फ वही सेंटेंस स्लैश लाइन बोलते हैं जो कि इनके मरने स्लैश टर्न होने से पहले इन्होंने बोली थी या फिर सुनी थी। प्रॉब्लम सिर्फ म्यूटेटेड एनिमल्स और गूलीज तक ही नहीं रुकती। पहले जो ईवल लोग थे, मोर स्पेसिफिकली जो पहले ईवल टीनेजर्स थे, अपोकलिप्स की वजह से वो और ज्यादा ईवल हो गए। अगर उन्हें ज़ॉम्बीज से भी बदतर कहा जाए तो कुछ गलत नहीं होगा। और उन लोगों ने साथ मिलकर अपने अपने ट्राइब्स बना लिए, मतलब कि अपने अपने ग्रुप्स बनाए जिसको ये लोग ट्राइब्स बोलते हैं। यहाँ पे बहुत अलग अलग तरीके के ट्राइब्स है, जैसे कि द डिसाइपल्स ऑफ कार्डाशिया, द 4H क्लब, द जॉक्स, द स्टैम्पंग्स, और भी बहुत छोटे छोटे ट्राइब्स जिनके एरियाज बटे हुए हैं और वो लोग एक दूसरे के एरिया में इंटरफेयर नहीं करते हैं। फोर्थ वॉल ब्रेक करते हुए हम सबसे बात करते हुए जॉश एक जगह पे पहुंचता है, वहां पे उसे एक तलवार मिलती है। जॉश उस तलवार का नाम सैम रखता है, और क्यों, इस सवाल का जवाब तुम लोगों को आगे वीडियो में मिल जाएगा। हम सबसे और बातें करते हुए जॉश अपनी पॉकेट से एक नोट निकालता है, उसमें लिखा होता है तुम कहाँ पे हो, वेयर आर यू। पर तभी उसे एक मोटरसाइकिल की आवाज आती है, और उस मोटरसाइकिल को बैरन ट्रायम्फ चला रहा होता है, जो कि एक बच्चे को अपने साथ किडनैप करके ले जा रहा होता है, क्योंकि अपेरेंटली ये बैरन ट्रायम्फ बच्चों को ही खाता है। और ये बैरन ट्रायम्फ इस सीरीज का, इस अपोकलिप्स वर्ल्ड का वन ऑफ द मोस्ट डेंजरस लोगों में से एक है। और अभी तक तो तुम लोगों को मालूम चल गया होगा कि हमारा मेन कैरेक्टर एक फट्टू है, तो वो ऑब्वियसली इसे देख के छुप जाता है। जॉश एक चर्च के पास पहुंचता है, वहां पे उसे एक लड़की की चिल्लाने की आवाज आती है। वो उसे चेक करने के लिए चर्च के अंदर जाता है, और तभी वो वहां पे पाता है कि गोल्फ क्लब एक लड़की को परेशान कर रहे होते हैं, उसे बुली कर रहे होते हैं। गोल्फ क्लब वाले उसे देख के खुश नहीं होते, वो लोग उससे बोलते हैं कि तुम यहाँ से चले जाओ, तुम यहाँ बिलोंग नहीं करते हो। पर जब जॉश वहां से नहीं जाता तब वो लोग जॉश से फाइट करने के लिए रेडी हो जाते हैं। जॉश मैटर को शांति से सेटल करना चाहता था, इसलिए वो उन लोगों को अपनी स्टोरी सुनाने लगता है। वो उन लोगों को बताता है कि कैसे उसे स्कूल के अंदर एडमिशन मिला, कैसे उसकी सैम के साथ मुलाकात हुई। पर गोल्फ क्लब वाले पहले तो जॉश की बातें सुन के बोर होने लगते हैं, एंड देन उसका मजाक भी उड़ाने लगते हैं। गोल्फ क्लब का लीडर जॉश को मिडिल फिंगर दिखाता है, जिसको देख के जॉश को गुस्सा आ जाता है, जिसकी वजह से वो अपनी तलवार निकाल के उस बंदे के हाथ के ऊपर अटैक कर देता है। पर जॉश की तलवार उस बंदे के हाथ में फंस जाती है। इसके बाद हम सबको इनके बीच में एक बहुत ही वियर्ड सा फाइट सीन देखने को मिलता है, जिसके दौरान वही लड़की जो उस क्लोजेट में बंद होती है वो बाहर निकल आती है। पर ये सैम नहीं, एंजेलिका होती है। जॉश पहले भी एंजेलिका के साथ रह चुका है, इस छोटी बच्ची को जानता है, एंड इस छोटी बच्ची ने जॉश के लिए बहुत सारी प्रॉब्लम्स भी क्रिएट कर रखी हैं, जिसकी वजह से अब जॉश इस लड़की को अपने साथ नहीं चाहता है, एंड इसे रेस्क्यू किए बिना चर्च से बाहर भाग आता है। एंजेलिका भी जॉश का पीछा करती है, एंड जैसे ही ये दोनों बाहर आते हैं तभी इन दोनों को बाहर एक सैमुराई देखने को मिलता है। पर इसको एंजेलिका और जॉश जानते हैं, क्योंकि अपोकलिप्स के पहले ये बंदा इन्हीं के स्कूल में पढ़ता था, एंड इस बंदे का रियल नाम है वेस्ली फिस्ट। और जब दुनिया नॉर्मल थी तब ये बंदा होयल्स के साथ मिलकर हमारे जॉश व्हीलर को बुली करता था। इसी वजह से जॉश इसे देख के खुश नहीं होता है, एंड इन सब के बीच में बात चली रही होती है। पर तभी गोल्फ क्लब वाले एंजेलिका और जॉश का पीछा करते हुए बाहर आ जाते हैं। गोल्फ क्लब वालों को देख के वो तीनों तुरंत भाग जाते हैं। गोल्फ क्लब वाले टर्बो की गैंग से मदद मांगते हैं।
टर्बो की गैंग इज़ वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट गैंग्स इन दिस सीरीज़ और ये जो गोल्फ क्लब है वो इन्हीं की गैंग का मेंबर है, मतलब कि गोल्फ क्लब वाले इन्हीं के गैंग के अंदर आते हैं। हम लोग एज अ ऑडियंस देख पा रहे होते हैं कि टर्बो की गैंग बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है, टर्बो बहुत ही डेंजरस है, वो बचे कुछ इंसानों को पकड़ के उनसे कुछ काम करवाता है एंड अगर वो इंसान वो काम नहीं कर पाता है तो वो उन इंसानों को ज़ॉम्बीज़ को खिला देता है। इसके बाद टर्बो की गैंग की एक मेंबर गोल्फ क्लब द्वारा भेजे गए उस सिग्नल को देख लेती है, वो जाके टर्बो को बताती है एंड देन टर्बो सबको इकट्ठा करके गोल्फ क्लब की मदद करने के लिए चला जाता है। आगे हम देखते हैं कि जॉश एंजेलिका और वेस्ली फिश को अपने घर में लेके आता है एंड यार लिटरल में जॉश के घर में वो सब कुछ होता है जो कि एक नॉर्मल पर्सन को चाहिए होता है एंड वो सब भी होता है जो कि इस अपोकलिप्स की दुनिया में मिलना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होगा। डिफरेंट टाइप के खाने से लेके वीडियो गेम्स तक सब कुछ। वेस्ली फिश जॉश के घर को देख के इंप्रेस हो गया होता है क्योंकि पहले तो उसे बिलीव नहीं हो रहा होता है कि जॉश जैसा बंदा इतने समय तक ज़ॉम्बी अपोकलिप्स में सरवाइव कर गया है, उसके ऊपर से उसके घर में इतनी सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। जॉश उन लोगों को बताता है कि कैसे वो महीनों से सैम को ढूंढ रहा है। इसके बाद एक फ्लैशबैक आता है जिसमें हम देखते हैं कि एंजेलिका कितनी सारी और किस किस टाइप की प्रॉब्लम सैम और जॉश के लिए क्रिएट कर रही होती है। आगे फ्लैशबैक में हम देखते हैं कि सैम जॉश के घर आई हुई है एंड वो दोनों एक दूसरे के ऊपर अट्रैक्ट हो रहे होते हैं, पर तभी फ्लैशबैक कट होता है एंड हम देखते हैं गोल्फ क्लब वाले टर्बो की गैंग के साथ मिल के जॉश के घर के बाहर खड़े हैं एंड जॉश से बोल रहे हैं जॉश बाहर निकल। टर्बो की गैंग जॉश के घर के ऊपर पत्थर फेंकना स्टार्ट कर देते हैं एंड यहाँ पे मैं एक बात क्लियर कर देता हूँ कि ये टर्बो एक चूतिया कैरेक्टर है, तो ये बंदा सिर्फ अपने मजे के लिए जॉश को परेशान कर रहा है। एंजेलिका बोलती है कि हम लोगों को यहाँ से भागना पड़ेगा, बट जॉश बोलता है कि ये हम कहाँ से आ गए भाई, हम दोनों एक साथ नहीं है। इसके बाद एंजेलिका बोलती है कि अगर मैं इन सबको मार दूँ क्या तब मैं तुम्हारी टीम के अंदर आ सकती हूँ, बट जॉश बोलता है कि नहीं भाई मेरी कोई टीम नहीं है। वेस्ली बोलता है कि मैं तुम्हारी टीम में आ सकता हूँ, पर जॉश उन दोनों को ही मना कर देता है एंड बोलता है कि मैं तुम लोगों को इसलिए मना नहीं कर रहा हूँ कि तुम लोगों ने मेरी स्कूल लाइफ झंड बना दी थी, नहीं ये उस लिए नहीं है, मैं बस मतलब कि लोगों को अपने अराउंड नहीं रखना चाहता हूँ क्योंकि अगर लोग मेरे आसपास रहते हैं तो बस मेरे लिए प्रॉब्लम्स ही क्रिएट करते हैं। मुझे सैम को ढूंढना है एंड बस मेरी लाइफ में मेरा इतना ही गोल है। इसके बाद एंजेलिका जॉर्ज को समझाती है कि देखो हमें कुछ नहीं मालूम इस दुनिया में अभी क्या चल रहा है, अडल्ट्स गूलीज क्यों बन गए हैं, एनिमल्स में म्यूटेशन क्यों आ गए, हमें कुछ नहीं मालूम वर्ल्ड में क्या चल रहा है, बट एक चीज़ जो हमें मालूम है वो ये है कि तुम्हारे घर के बाहर अभी कुछ चूतिया टीनेजर्स हैं जो कि तुम्हें मारना चाहते हैं, तो हम लोगों को फाइट बैक करना पड़ेगा। इसके बाद जॉश एंजेलिका और वेस्ली टर्बो की गैंग के ऊपर ब्लड फेंक के मारने लगते हैं। पहले तो हमें समझ में नहीं आता कि ये लोग ब्लड की वेस्टेज क्यों कर रहे हैं, बट जल्दी हमें समझ में आ जाता है कि ये लोग टर्बो की गैंग के ऊपर ब्लड फेंक के इसलिए मार रहे थे ताकि जो गूलीज हैं, जो ज़ॉम्बीज़ हैं, वो टर्बो की गैंग के ऊपर अटैक करें एंड ये प्लान एक्चुअल में वर्क भी कर जाता है। गूलीज आके टर्बो की गैंग के मेंबर्स को खाने लगते हैं जिसकी वजह से टर्बो की गैंग को बहुत सारा नुकसान होता है एंड इन द एंड टर्बो को अपनी दुम दबा के भागना ही पड़ता है। मौका मिलते ही जॉश एंजेलिका और वेस्ली वहां से निकल पड़ते हैं। जैसे ही वो लोग बाहर आते हैं तब जॉश उन लोगों से बोलता है कि तुम दोनों इस रास्ते से जाओ मॉल की तरफ एंड मैं दूसरे रास्ते से मॉल की तरफ आ रहा हूँ क्योंकि टर्बो की गैंग सिर्फ मेरे पीछे पड़ी है। इसके बाद जॉश वहां से निकल जाता है बट कुछ देर बाद टर्बो की गैंग जॉश को पकड़ लेती है। जॉश बहुत ज़्यादा सैड हो जाता है एंड सोच रहा होता है कि अगर वो उस फुटबॉल गेम पे, वो उस स्टूपिड फुटबॉल गेम पे चला गया होता तो वो अभी सैम के। इसके बाद हमें उस फुटबॉल गेम का फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहां पे हम देखते हैं कि जॉर्ज उस स्टेडियम के बाहर खड़ा हुआ होता है, वो सैम को कॉल करने जा ही रहा होता है पर तभी एक न्यूक्लियर बॉम्ब ब्लास्ट हो जाता है एंड हर जगह तबाही मच जाती है। सीन कट हो जाता है एंड हम देखते हैं कि जॉश के अंदर फिर से मोटिवेशन आ गई है जिंदा रहने की, तब तक जब तक वो सैम को ना ढूंढ ले। वो टर्बो से फाइट ले लेता है एंड वहां से भाग जाता है। इसके बाद सीन शिफ्ट होकर वेस्ली एंड एंजेलिका के ऊपर चला जाता है जहां पे हम देखते हैं कि वो दोनों मॉल के पास पहुंच चुके हैं एंड अब मॉल के दरवाजे का लॉक खोलने की ट्राई कर रहे हैं, पर तभी उनके पीछे एक गोली आ जाता है। वो दोनों उस गोली से फाइट करते हैं एंड टाइम पे जॉश आके उस गोली को मार के उन लोगों को बचा लेता है एंड अब टर्बो तो इन लोगों का पीछा नहीं कर रहा, टर्बो तो अब इन लोगों के पीछे नहीं आ रहा, बट अब जो इन लोगों के पीछे आ रहा है वो टर्बो से भी ज्यादा खतरनाक है एंड वो है बैरन ट्राइम्प। बैरन ट्राइम्प इन लोगों के सामने आ जाता है एंड यहीं पे एपिसोड एंड हो जाता है। सो हेलो गाइस, इट्स मी आयुष और मैं तुम सभी का वेलकम करता हूं चैनल के एक और ब्रांड न्यू वीडियो में। और आज की वीडियो में हम लोग एक्सप्लेनेशन करने वाले हैं डे ब्रेक सीरीज के एपिसोड नंबर 2 का। सो नाउ विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम लेट्स गेट ऑन टू द एक्सप्लेनेशन। सो एपिसोड के स्टार्टिंग में हमें जॉश दिखाया जाता है जो कि 4th वॉल को ब्रेक करते हुए फ्लैशबैक में जाता है एंड हम देखते हैं कि वो एक मॉल पहुंच जाता है और वहां पर हमें मॉल के बारे में बता रहा होता है कि अब कोई मॉल जाना पसंद नहीं करता है क्योंकि
ऑनलाइन शॉपिंग का जमाना है। इसके बाद उसे वहां पर वही बुलीज मिलते हैं जो कि उसकी पैंट पर आइसक्रीम लगा देते हैं और वो अपनी इज्जत बचाते हुए वहां से चला जाता है। फिर सीन प्रेजेंट में आ जाता है एंड हम देखते हैं कि वही बैरन ट्राइम्फ वाला बंदा इन लोगों के पास आके अपना हेलमेट उतारता है एंड हम लोगों को पता चलता है कि ये बंदा एक्चुअल में ईलाई है जो कि इन लोगों का पहले क्लासमेट था। और हम लोगों को ये भी मालूम चलता है कि ईलाई ने पूरे मॉल पर कब्जा कर रखा है और भैया उसके फैशन स्टाइल के बारे में क्या ही बात करें, मतलब नीचे के शूज से लेके ऊपर के शूट तक पूरा सब कुछ कॉपी कर रखा है। यानी मतलब ये एक्चुअल का रियल का बैरन ट्राइम्फ नहीं है, ये नकली चीजें पहने हुए है। वो लोग अपने बातों के बताशे बनाने में मगन होते हैं पर तब तक टाइम मिल जाता है असली बैरन ट्राइम्फ को वहां आने का। ऑब्वियसली इस चीज को देख के उनकी गांड फट के चौसठ हो जाती है तो वो लोग तुरंत मॉल के अंदर भागते हैं और मॉल के अंदर उन्हें देखने को मिलता है कि ईलाई ने एक्चुअल में मॉल की देखभाल काफी अच्छे से कर रखी है। इसके बाद ईलाई जॉश एंड एंजेलिका को एक जगह पर बंद कर देता है और बताता है कि वो इस मॉल को किसी के साथ भी शेयर नहीं करेगा। फिर जॉश वेस्ली को बोलता है कि ईलाई को मारो पर वेस्ली बोलता है कि वो कमजोर पर हाथ नहीं उठाता है। ईलाई उन सबको बताता है कि यहाँ पर एक विच भी है जो कि तुम सबको जिंदा निकल जाएगी। इसके बाद ईलाई और वेस्ली वहां से चले जाते हैं और एंजेलिका और जॉश को उस विच की आवाज सुनाई देती है जिसे सुनकर वो दोनों डर जाते हैं। अगले सीन में हम देखते हैं कि टर्बो रग्बी बॉल से गोल्फ क्लब के बंदों को मारने में बिजी होता है क्योंकि इन्हीं की वजह से वो जॉश से हारा था और टर्बो को हारना बिल्कुल भी पसंद नहीं है। फिर सीन वापस मॉल पर जाता है जहां पर एंजेलिका विच की आवाज सुनकर बोलती है कि आओ चलो इस विच का स्विच ऑफ किया। तो जॉस उसको बोलता है कि नहीं, शायद ये सैम हो सकती है और शायद मैं उसे ठीक कर सकता हूं। तो एंजेलिका उसे बोलती है कि तुम्हारे इस प्यार की वजह से हमारे लौड़े लग जाएंगे। फिर जॉश को वापस फ्लैशबैक आता है जहां पर जॉश सैम का व्लॉग रिकॉर्ड कर रहा होता है और सैम सबके पास जाकर उनको कॉम्प्लीमेंट दे रही होती है और वो ये कर इसलिए रही होती है क्योंकि वो इस काम को करके वर्ल्ड को थोड़ी सी बेटर प्लेस बनाना चाह रही होती है। पर तभी जॉश को परेशान करने के लिए वो पुलिस फिर से वहां पे आ जाते हैं और जॉश को बोलते हैं कि मेरे जूते चाट कर साफ कर वरना मैं तेरी हालत खराब कर दूंगा। और जॉश उनको देख के वहां से भाग जाता है। फिर सीन प्रेजेंट में आता है जहां पे हम देखते हैं कि जॉश एंजेलिका से बोल रहा होता है कि ऐसे ही सैम ने सबको कॉम्प्लीमेंट दे दिया, बट एंजेलिका बोलती है कि पर तुम डर के भाग गए। फिर वो दोनों विच को पकड़ने के लिए चले जाते हैं और वो किसी तरह से उस विच को एक शॉप में बंद कर देते हैं और हमें पता चलता है कि वो आम ज़ॉम्बी की तरह नहीं है, ये विच बोल सकती है और ये जॉश की सैम नहीं। जब जॉश उससे बातचीत करता है तब उसे मालूम चलता है कि ये विच एक्चुअल में और कोई नहीं बल्कि मिस क्रम्बल्स हैं जो कि जब वर्ल्ड नॉर्मल था तब जॉश की क्लास टीचर थी और जब जॉश फ्लैशबैक में जाता था तो हमने बहुत बार इनको देखा भी है एपिसोड्स में। अब ये एक इंटेलिजेंट विच बन चुकी हैं जो कि धीरे धीरे अपने आप पर कंट्रोल पाना सीख रही हैं और वो कीड़े वगैरह खा के अपनी भूख मिटाती है, जिंदा रहती हैं। इसके बाद एंजेलिका जॉश को समझाती है कि हमें मिस क्रम्बल्स के ऊपर रिसर्च करनी चाहिए कि वो अभी भी काइंड ऑफ अपनी ह्यूमैनिटी, अपना दिमाग कैसे रिटेन कर पाई हैं, वो बोल कैसे पा रही हैं, उनकी इस हालत का राज क्या है। इसके बाद हम देखते हैं कि ईलाई ने सब जगह डायनामाइट वगैरह लगा रखे होते हैं एंड उसी की वजह से बैरन ट्राइम्फ अंदर नहीं घुस पा रहा होता है। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और जैसा कि हम जानते हैं कि टर्बो की गैंग में काफी डिफरेंट क्लब्स के मेंबर्स हैं, जैसे कि अभी तक हम लोगों ने गोल्फ क्लब के मेंबर्स देखा था और अब हम लोग देखते हैं साइंस क्लब के मेंबर्स को जो कि कोशिश करते हैं टर्बो को मारने की और पूरी गैंग को टेक ओवर करने की, बट वो लोग इसमें नाकामयाब होते हैं क्योंकि जिस बंदे को वो लोग टर्बो समझ के मारते हैं वो बंदा एक्चुअल में टर्बो होता ही नहीं है। फिर रियल टर्बो बाहर निकल के आता है एंड साइंस वालों को सजाए मौत देता है। इसके बाद हमें फिर से जॉश का फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहां पे हम देखते हैं कि जॉश अपने वही पुलिस से बच के भाग रहा होता है, डर के भाग रहा होता है। तभी उसके पास मिस क्रम्बल्स आती हैं जो कि जॉश की ज्यादा मदद तो नहीं करती हैं पर हाँ उसे फूड जरूर ऑफर करती हैं क्योंकि शायद अगर जॉश को यहाँ पे कुछ ज्यादा समय तक रुकना पड़ जाए, छुपना पड़ जाए तो उसे कुछ खाने को तो चाहिए ना, और साथ ही साथ जॉश को थोड़ी बहुत हिम्मत भी देती हैं। इसके बाद सीन वापस प्रेजेंट में आ जाता है जहां मिस क्रम्बल जॉश और एंजेलिका की मदद करने के लिए राजी हो चुकी हैं। एक्चुअल में ईलाई ने जहां जॉश और एंजेलिका को बंद किया है उसकी चाबी मिस क्रम्बल्स के पास भी है बट उनके पेट के अंदर। मिस क्रम्बल ये बात जॉश और एंजेलिका को बताती हैं तो जॉश अपना हाथ मिस क्रम्बल के मुंह के अंदर डालकर उस चाबी को बाहर निकालता है और जब चाबी मिल जाती है तब उस चाबी को लेके गेट के पास पहुंचता ही है पर तभी उसके ऊपर एक ज़ॉम्बी अटैक कर देता है। पर एन वक्त पे ईलाई आके ज़ॉम्बी को मार के जॉश को बचा लेता है। पर इसके ठीक बाद वहां पर बैरन ट्राइम्फ आ जाता है। सब मिलकर उससे लड़ने की कोशिश करते हैं पर बैरन ट्राइम्फ उन सब पर भारी पड़ रहा होता है। पर तभी वहां पर विच आ जाती है और वो बैरन ट्राइम्फ को धक्का देके काइंड ऑफ भगा देती है, आई मीन डरा के वहां से भगा देती है। इसके बाद हम देखते हैं कि टर्बो की गैंग पार्टी कर रही होती है बट टर्बो अंदर गुस्सा हो रहा होता है।
वो जॉश को मारना चाह रहा होता है क्योंकि वो जिंदगी में यार पहली दफा हारा है यार, बंदे का ईगो हर्ट हुआ। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है, हम देखते हैं ईलाई वेस्ली दोनों बहुत ही इमोशनल बातें कर रहे होते हैं, बट सडनली ईलाई वेस्ली को शॉप में बंद कर देता है, एक जगह पे बंद कर देता है और ईलाई वेस्ली को बोलता है कि मुझे तुम्हारा सीक्रेट पता है। तो वेस्ली बोलता है कि मैं गे हूं, ये तो सबको मालूम है। ईलाई बोलता है अरे बेटी चोद ये नहीं, वो तुम्हारा दूसरा वाला सीक्रेट, मुझे मालूम है कि तुम इतना सुधर कैसे गए हो। तभी हम देखते हैं कि वेस्ली थोड़ा परेशान सा लगता है। फिर सीन शिफ्ट होता है, हम देखते हैं प्रेजेंट जॉश और पास्ट जॉश दोनों एक समय पे एक ही साथ आपस में बातचीत कर रहे होते हैं। यहाँ पे जॉश सेल्फ रियलाइजमेंट कर रहा होता है, इसीलिए वो अपने आप से बात कर रहा है। जॉश इस चीज को कॉमेडिकली पॉइंट आउट भी करता है कि ये तो ऐसा लग रहा है कि जैसे हम लोग टाइम ट्रेवल करके आपस में बातचीत कर रहे हैं। आगे वो बोलते हैं कि हमारे बातचीत करने से दुनिया तो नहीं बच जाएगी, दुनिया को हम लोग तो सेव नहीं कर लेंगे, बट चलो फिर भी बात कर लेते हैं। एंड यस, आगे बस सेल्फ रियलाइजमेंट वाली बातचीत चलती है इस पूरी कॉन्वर्जेशन में। जॉश को सेल्फ रियलाइजमेंट हो रहा होता है और बाकी जो है कॉन्वर्जेशन में वो सिर्फ कॉमेडिक पर्पस के लिए, और कॉमेडी का मजा तो उसे देखकर ही आता है। इसके बाद जॉश नोटिस करता है कि उसके हाथ पे ज़ॉम्बी के काटने के निशान है, तो वो अपनी स्वॉर्ड से अपने हाथ को काटने की कोशिश करता है, बट गलती से अपनी उंगली काट बैठता है। तभी वहां पे एंजेलिका आती है और बोलती है कोई ज़ॉम्बी मूवी थोड़े चल रही है कि ज़ॉम्बी के काटने से तू ज़ॉम्बी बन जाएगा, देख मेरे हाथ पे कितने सारे ज़ॉम्बीज ने काटा हुआ है, क्या मैं ज़ॉम्बी बनी अभी तक। ये सब सुन के जॉश बेहोश हो जाता है और यहीं पे एपिसोड 2 ऑफ डे ब्रेक एंड हो जाता है। सो हेलो गाइस, इट्स मी आयुष और मैं तुम सभी का वेलकम करता हूँ चैनल के एक और ब्रांड न्यू वीडियो में। और आज के वीडियो में हम लोग एक्सप्लेनेशन करने वाले हैं डे ब्रेक सीरीज के एपिसोड नंबर 3 का। सो नाउ विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम लेट्स गेट ऑन टू द एक्सप्लेनेशन। तो एपिसोड 3 की स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि जॉश की क्लास टीचर जॉश की फिंगर को एक हॉट डॉग बना के खाने की कोशिश कर रही होती है, पर तभी वहां पे एक बर्ड आ जाती है और उस फिंगर को लेके उड़ जाती है। इसके बाद हम देखते हैं कि हमारे तीनों मेन कैरेक्टर्स बात कर रहे होते हैं। जॉश बोलता है कि उसको इन्फेक्शन हुआ है और इतना बोल के ही वो बेहोश हो जाता है। फिर एंजेलिका शो को टेक ओवर करके फोर्थ वॉल ब्रेक करके अपने तरीके से स्टोरी बताने लगती है। बोलती है कि क्या आप लोगों को जॉश मेन कैरेक्टर लगा था? नहीं 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 नहीं, अब से इस सीरीज की मेन कैरेक्टर मैं हूं। एंजेलिका बताती है कि उसे एक गैंगस्टर बनना है क्योंकि उसे ऐसा लगता है कि गैंगस्टर्स की फैमिली ऑनेस्ट और लॉयल होती है। इसके बाद फ्लैशबैक आता है जहां पे हम देखते हैं कि एंजेलिका एडिबल स्लाइम बनाती है और जॉश के स्कूल में आके बिजनेस करना स्टार्ट कर देती है उन्हीं स्लाइम्स का। पर जल्दी ही ये चीज स्कूल के प्रिंसिपल को पता चल जाती है, तो वो तहकीकात करने के लिए, पूछताछ करने के लिए आता है एंजेलिका से, और एंजेलिका प्रिंसिपल को स्लाइम की डिब्बी देती है जिसमें सोडा होता है, जो प्रिंसिपल को बार बार बाथरूम के चक्कर कटवा देता है। फिर वो अपनी स्लाइम की डिबिया कुछ बालिकाओं को बेचती हैं और वो बालिकाएं उसे अपने साथ ले जाती हैं और एंजेलिका को एक गैंगस्टर जैसा फील होना शुरू हो जाता है क्योंकि यार उसकी गैंग टाइप की बन चुकी है। फिर स्टोरी वापस प्रेजेंट में आ जाती है और एंजेलिका जॉश के लिए ईलाई से एंटीबायोटिक्स मांगती है, पर ईलाई मना कर देता है। उनमें थोड़ी बहुत बहस होती है। इसके बाद उन्हें मालूम चलता है कि एक्चुअल में ईलाई के पास एंटीबायोटिक्स है ही नहीं। सो ऑब्वियसली वो लोग बाहर जाके एंटीबायोटिक्स लाने की बात करने लगते हैं और ईलाई बोलता है कि अगर तुम लोग बाहर जा ही रहे हो तो आते वक्त मेरे लिए लोशन भी लेते हैं। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है, हम देखते हैं जॉश अपनी बेहोशी से उठ जाता है। जब वो अपनी हाथ की तरफ देखता है तो वो पाता है कि उसके हाथ पर एक लेटर होता है एंजेलिका और वेस्ली की तरफ से, जिसमें वो लोग जॉश को इन्फॉर्म कर रहे होते हैं कि हम एंटीबायोटिक्स लेने जा रहे हैं और प्लीज मरना मत। फिर मिस क्रम्बल जॉश को बांध देती हैं। इसके बाद सीन शिफ्ट होकर वेस्ली और एंजेलिका के ऊपर चला जाता है जहाँ पे हम देखते हैं कि वो दोनों किसी फार्मेसी स्टोर पे एंटीबायोटिक्स लेने गए हुए होते हैं। इसके बाद जब वो लोग रास्ते में ट्रैवल कर रहे होते हैं तब उनके बीच में बातचीत होती है जिसमें एंजेलिका वेस्ली को बताती है कि वो ऑलमोस्ट सारी ट्राइब्स की मेंबर रह चुकी है, पर वो उसे ये नहीं बताती कि उसने उन सारी ट्राइब्स को छोड़ा क्यों। फिर एंजेलिका वेस्ली से पूछती है कि तुम यहाँ क्यों हो, तुम तो किसी और गैंग के मेंबर थे ना। तो फिर वो बताता है कि मैंने छोड़ दिया क्योंकि टर्बो पागल हो गया है। फिर सीन टर्बो के ऊपर शिफ्ट होता है जहाँ पे वो सैम का वही कॉम्प्लीमेंट व्लॉग को देख रहा होता है और टर्बो को अपना पास्ट याद आता है, तो वो फ्रस्ट्रेशन में एक ग्लास को अपने हेड पे फोड़ देता है। फिर टर्बो उसकी गैंग के लोगों को कोई काम देता है जो कलर के हिसाब से होता है, और वो बंदा जिसने टर्बो के ऊपर गन फायर करने की कोशिश करी थी उसको कोई अलग ही काम मिलता है। फिर सीन जाता है उस बर्ड पे जो जॉश की फिंगर खा रहा था, और वो बर्ड उसी फार्मेसी मेडिकल के सामने है जहां अभी वेस्ली और एंजेलिका आए हैं। और फिर वो दोनों अंदर उस बर्ड को देखते हुए जाते हैं, लेकिन फिर इसके बाद उस बर्ड को कोई आके अपने एरो से मार देता है। फिर एंजेलिका अपनी बैक स्टोरी बताने लगती है कि कैसे उसने अपना
पहला बॉम्ब बनाया था, क्योंकि इस सीन में उसे एक लॉकर को खोलना है जो कि लॉक्ड है। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है, हम देखते हैं मिस क्रम्बल्स अपने टॉय से बात कर रही होती हैं कि मैं जॉश को खाऊं या ना खाऊं। फिर उन्हें एक प्लेट में कुछ कीड़े मकोड़े दिखते हैं, कुछ वॉर्म्स दिखते हैं, तो वो उस प्लेट को उठाकर जॉश के पास आती हैं और जॉश के इन्फेक्टेड हाथ को उस प्लेट में डाल देती हैं। इसके बाद सीन शिफ्ट होकर वेस्ली और एंजेलिका के ऊपर चला जाता है। वेस्ली इलाई के लिए वही लोशन ले रहा होता है। इतने में ही बहुत सारे ज़ॉम्बीज स्टोर के बाहर आ जाते हैं, विंडो को ब्रेक करने की कोशिश करने लगते हैं, पर कोई सही टाइम पे आके उन ज़ॉम्बीज को मार देता है। एंजेलिका और वेस्ली स्टोर से बाहर निकल जाते हैं और उनका सामना होता है एक ज़ॉम्बी से, पर डेमी और उसकी गैंग चेयर मेजॉन आके उन दोनों की जान बची है। फिर हमें डेमी और एंजेलिका की बैक स्टोरी दिखाई जाती है, जहाँ पे हमें मालूम चलता है कि इन दोनों के बीच में झगड़ा वगैरह हो रहा है। फिर स्टोरी आ जाती है प्रेजेंट में और डेमी कहती है कि वो वुमेन्स के अलावा सबको मार देगी और बो को वेस्ली के ऊपर एम करने लगती है। लेकिन एंजेलिका बताती है कि उन्हें जॉश के पास दवाई ले जानी है, उसकी जान बचानी है, और मतलब कुछ ना कुछ करके वो डेमी को मना ही लेती है। इसके बाद डेमी एंजेलिका को अपने साथ चलने का ऑफर देती है। फिर सीन शिफ्ट होकर उस बंदे की तरफ चला जाता है जिसने टर्बो को गन से मारने की कोशिश की थी, और यहाँ पे इस बंदे को रीड एंड का काम रोल मिला हुआ होता है, जिसमें ये बंदा टर्बो के डैड का रोल कर रहा होता है और टर्बो को इमोशनली मोटिवेट कर रहा होता है। इसके बाद टर्बो रोने लगता है और उस बंदे को हग करता है, लेकिन टर्बो नाटक कर रहा होता है और वो उस बंदे को स्टेज के नीचे गिराकर मार देता है और बोलता है सरप्राइज मदरफकर। फिर स्टोरी आ जाती है एंजेलिका और वेस्ली के पास। रात का टाइम होता है, दोनों कार में होते हैं। वेस्ली एंजेलिका से पूछता है कि तुमने डेमी के ऑफर को रिजेक्ट क्यों कर दिया, तो एंजेलिका बताती है कि उसे एक ऑनेस्ट और लॉयल फैमिली चाहिए और इस वक्त ये सारी चीज़ें मुझे सिर्फ तुम लोगों से ही मिल सकती है। हम लोग साथ मिलके एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग गैंग बना सकते हैं, उनकी गैंग से भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग गैंग बना सकते हैं, ट्राइब बना सकते हैं। फिर वेस्ली बोलता है कि नहीं, मुझे नहीं लगता ये सब हो पाएगा, क्योंकि जैसे ही हम लोग जॉर्ज को ठीक करेंगे वो अपने फिर से एडवेंचर पे चला जाएगा, सैम को ढूंढने वगैरह वगैरह। फिर एंजेलिका अपने पास एक गणेश जी के बैज को दिखाती है जो कि कॉपी होता है सैम के बैज का। आई मीन सैम के पास भी ऐसा ही बैज रहता है गणेश जी का, एंड सैम के बैज को ही देख के एंजेलिका ने 3D प्रिंटर से ये कॉपी बनाई है। फिर सीन आ जाता है जॉश की तरफ, वो नींद से उठता है और उसके सामने एंटीबायोटिक्स होते हैं। वो उन्हें लेके मिस क्रम्बल के पास आ जाता है। मिस क्रम्बल बताती है कि ये कीड़े मकोड़ों ने तुम्हारे हाथ के सारे बैक्टीरियाज को खा लिया है और इन्फेक्शन को बढ़ने से रोका है। थोड़ी देर बाद जॉश एंजेलिका के पास जाता है और एंजेलिका सैड होके बोलती है कि हमें सैम की डेड बॉडी रास्ते में मिली है। इसके बाद जब जॉश कार के पास जाके कार के अंदर देखता है तो उसे उसके अंदर सैम की डेड बॉडी दिखाई देती है। फिर एंजेलिका बैकग्राउंड से बताती है कि ये एक्चुअल में सैम की डेड बॉडी नहीं है, इसे हमने बस सैम के जैसा बनाया है, दिखाया है, लुक दिया है ताकि ये सैम की जैसी लगे, और वो बैज लगाया है जिससे जॉश हमें छोड़ के ना जाए। फिर कुछ टाइम बाद हम एक आदमी को देखते हैं जो कि जॉश की फिंगर खा रहा होता है, एंड यहीं पे डे ब्रेक का एपिसोड 3 एंड हो जाता है। सो हेलो गाइज, इट्स मी आयुष और मैं तुम सभी का वेलकम करता हूँ चैनल के एक और ब्रांड न्यू वीडियो में। और आज के वीडियो में हम लोग एक्सप्लेनेशन करने जा रहे हैं डे ब्रेक सीरीज के एपिसोड नंबर 4 का। हमने इसके पिछले के 3 एपिसोड्स को भी हमारे चैनल पर एक्सप्लेन कर रखा है। इसके ऊपर एक पूरी की पूरी डेडिकेटेड प्लेलिस्ट बना रखी है जिसका लिंक तुम लोगों को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। एंड मुझे मालूम है कि मैंने इस सीरीज के एपिसोड 4 का एक्सप्लेनेशन लाने में लेट कर दिया है और अपेरेंटली मेरे पास बहाने भी नहीं है जो मैं तुम्हें बताऊं, तो खुद से सोच लेना कि मैं क्यों नहीं इसके एपिसोड 4 को अभी तक लाया था। सो नाउ विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, लेट्स गेट ऑन टू द एक्सप्लेनेशन। सो एपिसोड की स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि हमारा वेस्ली जॉश को कुछ निंजा स्टाइल टाइप की ट्रेनिंग दे रहा होता है, बट अनफॉर्चुनेटली जॉश उस चीज को नहीं सीख पा रहा होता। जॉश बोलता है कि अरे यार, मेरी इस कटी हुई उंगली की वजह से मैं सही से नहीं सीख पा रहा हूँ, पर वेस्ली उसे समझाता है कि देखो ऐसी बात नहीं है, बहुत लोगों के तो पूरे के पूरे हाथ कट जाते हैं बट स्टिल वो तलवार चलाना जानते हैं, सीखते हैं। तुम्हें अपने आप पे विश्वास करना होगा, तुम कर सकते हो, तुम तलवार चलाना सीख सकते हो। ये सारी मोटिवेशन बातें सुनने के बाद जॉश के अंदर भी थोड़ा सा जोश आता है और वो बोलता है कि वो जाके बैरन ट्राइम्फ से बदला लेगा, क्योंकि सैम की बॉडी पे खंजरों के निशान थे और उस टाइप के खंजर यहाँ पे सिर्फ बैरन ट्राइम्फ ही यूज करता है। जॉश सैम को बचा तो नहीं पाया पर उसकी मौत का बदला जरूर लेके रहेगा। एंड यस, जॉश यहाँ पे ये सोचता है कि बैरन ट्राइम्फ एक्चुअल में जॉश का बुली होयल जेडेंस है। सीन शिफ्ट होता है, हम देखते हैं बैरन ट्राइम्फ कुछ बच्चों को दौड़ा रहा होता है। सारे बच्चे तो उससे बच के निकल जाते हैं बट अनफॉर्चुनेटली एक बच्चे को बैरन ट्राइम्फ पकड़ के अपने साथ ले जाता है। सीन शिफ्ट होकर फ्लैशबैक की तरफ जाता है जहाँ पे हम देखते हैं कि हमारे प्रिंसिपल बर्ड जेडन होयल्स के पेरेंट्स से उसकी शिकायत कर रहे होते हैं कि आपका बेटा देखो बहुत ज्यादा शैतान है, शरारत
शरारत करता है स्कूल में, बच्चों का जीना हराम कर रखा है और इसके मार्क्स भी बहुत ज़्यादा खराब आ रहे हैं और अगर इसके मार्क्स जल्दी सही नहीं हुए तो अनफॉर्चुनेटली मुझे इसे स्कूल से बाहर निकालना पड़ेगा। पर उसके पेरेंट्स को इन सारी बातों से कोई फर्क ही नहीं पड़ता। उल्टा वो प्रिंसिपल बर को घूस देने की कोशिश करते हैं कि आप ये पैसे ले लो और इसके मार्क्स सही कर दो, पर प्रिंसिपल बर उनके ऑफर को रिजेक्ट कर देते हैं। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि वेस्ली एंजेलिका को बता रहा होता है कि देखो हमारे सैम डीन वाले झूठ की वजह से जॉश अब बैरन ट्राइम को मारने की कोशिश करने जा रहा है और हम दोनों जानते हैं कि अगर जॉश बैरन ट्राइम के अगेंस्ट जाता है तो वो जिंदा नहीं वापस आएगा। जिसपे एंजेलिका बोलती है कि हाँ यार हमने झूठ बोला पर अब हम कर ही क्या सकते हैं, और अगर तुम्हें जॉश की फिक्र है, अगर तुम नहीं चाहते हो कि जॉश मारा जाए तो तुम्हें भी जॉश के साथ जाना चाहिए बैरन ट्राइम के पीछे, और अगर बैरन ट्राइम जॉश को मारने की कोशिश करता है तो तुम्हें जॉश को बचाना चाहिए। पहले वेस्ली नहीं मानता पर फिर उसे मानना ही पड़ता है क्योंकि इसके अलावा और कोई चारा भी नहीं है। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है, हम देखते हैं एंजेलिका विच के ऊपर नजर रखी होती है क्योंकि उसके अकॉर्डिंग विच साइंस ऑफ इंटेलिजेंस दिखा रही है, मतलब कि वो पूरी तरीके से ज़ॉम्बी नहीं बनी है, उसे अभी भी वापस से एक नॉर्मल ह्यूमन बनाया जा सकता है। सीन शिफ्ट होता है, वेस्ली जॉश के पास आता है जहां उसे देखने को मिलता है कि जॉश ने पूरी तैयारी कर रखी है बैरन ट्राइम को हंट करने की, बैरन ट्राइम से रिवेंज लेने की। इसके बाद बैरन ट्राइम को ढूंढने के लिए ये दोनों मॉल से बाहर निकलते हैं, पर हम ऑडियंस को मालूम चलता है कि इन दोनों के ऊपर टर्बो और टर्बो के बंदों ने नजर रखी हुई है। सीन शिफ्ट होता है, हम देखते हैं एंजेलिका विच को थोड़ा सा मेक ओवर देने की ट्राई कर रही होती है क्योंकि वो ये सोच रही होती है कि अगर वो विच को थोड़ा सा क्लीन कर देगी तो शायद उसकी मेमोरीज और उसकी मेंटल स्टेट वापस से नॉर्मल हो जाए। पर वो विच का मेक ओवर सही से नहीं कर पा रही होती है, लाइक उसे बहुत ज्यादा डिफिकल्टीज का सामना करना पड़ रहा होता है, जिसकी वजह से ईलाई उसे बोलता है कि यार मुझे यहाँ से आजाद करो, मैं कर देता हूँ क्योंकि मैं पहले भी बहुत लोगों का मेक ओवर कर चुका हूँ और मेरी रेपुटेशन है कि मुझे मेक ओवर आर्टिस्ट के नाम से जाना जाता है। पहले तो एंजेलिका नहीं मानती पर फिर जब ईलाई उसे थोड़ा बहुत और समझाता है तो एंजेलिका फाइनली उसे खोल देती है, पर उसे वार्निंग भी देती है कि अगर ईलाई ने कुछ ऐसा वैसा बुरा करने का सोच तो वो उसे छोड़ेगी नहीं। इसके बाद सीन शिफ्ट होकर जॉश और वेस्ली की तरफ जाता है जहां उन्हें बैरन ट्राइम के पैरों के निशान मिलते हैं। जॉश बोलता है कि उसे मालूम है बैरन ट्राइम कहाँ है और वेस्ली बोलता है कि चलो ठीक है तुम बैरन ट्राइम को ढूंढ तो लोगे पर तुम फाइट कैसे करोगे, जिस पे जॉश बोलता है कि मैं मैनेज कर लूंगा। फिर वेस्ली को याद आता है कि एंजेलिका ने उससे क्या कहा था, तो वो जॉश की जान को बचाने के लिए उसे टोटली डिफरेंट डायरेक्शंस में भगाना चालू कर देता है। पर अभी मैंने तुम लोगों को बताया था कि टर्बो ने इन दोनों के ऊपर नजर रखी हुई है, जिसकी वजह से टर्बो इनके पास आ जाता है। टर्बो उन्हें उनके साथ 1-on-1 फाइट करने का चैलेंज देता है। जॉश उसे समझाने की कोशिश करता है कि यार हम सब आपस में नहीं लड़ सकते क्योंकि बैरन ट्राइम हम सबको मारना चाहता है। तभी वहां पे एक प्यारा सा टेडी बेयर आता है। गोल्फ क्लब का मेंबर उस टेडी बेयर को उठाता है पर वो टेडी बेयर फट जाता है और हमें मालूम चलता है कि ये एक्सप्लोसिव टेडी बेयर अपने बैरन ट्राइम ने भेजा था। एक्सप्लोजन के बाद टर्बो की टीम वहां से भाग जाती है पर बाकी के लोग वहीं पर बेहोश हो जाते हैं। इसके बाद सीन शिफ्ट होकर फ्लैशबैक में जाता है जहां पर हमें मालूम चलता है कि प्रिंसिपल बर्ड ने होयल्स के पेरेंट्स से वो घूस ले ली क्योंकि उन्हें स्कूल को बेहतर बनाना था, और उस घूस को लेने से वो स्कूल के अंदर कई सारे नए इक्विपमेंट्स और कई सारी नई फैसिलिटीज लाएं, बट उस घूस को लेने की वजह से होयल्स का बिहेवियर और भी बहुत ज्यादा खराब हो गया। होयल्स के इन बिहेवियर्स की शिकायत करने सैम प्रिंसिपल बर के पास आती है, उनसे पूछती है कि आप होयल्स के इन बिहेवियर्स के बारे में कुछ कर क्यों नहीं रहे हो, जिस पे प्रिंसिपल बर बताते हैं कि गवर्नमेंट कितनी बेकार तरीके से पब्लिक स्कूल्स को हैंडल करती है, पब्लिक स्कूल्स को ट्रीट करती है, और प्रिंसिपल बर अपनी तरफ से अपनी पूरी कोशिश कर रहे हैं। इसके बाद सीन वापस से प्रेजेंट में आता है जहां हम देखते हैं कि बैरन ट्राइम जॉश, वेस्ली और टर्बो को पकड़ के अपने अड्डे पे लाया है। ऑल्सो हम यहाँ पे ये भी नोटिस कर पाते हैं कि बैरन ट्राइम ने बहुत सारे अदर बच्चों को भी किडनैप कर रखा है एंड बहुत सारे बच्चों को अपना गुलाम बना के उनसे अपना काम करवा रहा है। जॉश यहाँ पे पहले तो अपने सराउंडिंग्स को देखता है एंड फिर वो मौके की ताड़ में बैठ जाता है कि कब उसे मौका मिले और कब वो अपने आप को यहाँ से आजाद कर ले। सीन शिफ्ट होकर मॉल की तरफ जाता है जहाँ हम देखते हैं कि ईलाई ने विच का इतना अच्छा मेकओवर किया होता है कि अब वो फाइनली मिस क्रम्बल लग रही हैं। नेक्स्ट ईलाई एंजेलिका को बोलता है कि आओ तुम भी बैठ जाओ, तुम्हारा मेकओवर कर दूं। पहले तो एंजेलिका ना बोलती है पर फिर मान जाती है। ईलाई बोलता है कि तुम बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट हो पर तुम्हें ब्यूटी वगैरह के बारे में कुछ भी नहीं मालूम। तो एंजेलिका उसे अपने पास्ट बताती है कि कैसे मेरे पेरेंट्स ने हमेशा मुझसे जीनियस वाली चीजें एक्सपेक्ट करी हैं, मैं बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट हूँ, मेरा चाइल्डहुड बस मेरी ट्रेनिंग वगैरह में गया है कि भाई मुझे बस अपने ब्रेन को ताकतवर बनाना है वगैरह वगैरह की बातें। बट इस कन्वर्सेशन में जो इंपॉर्टेंट बात रहती है वो ये होती है कि एंजेलिका की मदर 3000 फीट नीचे पानी में
सबमरीन में है और एंजेलिका विच की मदद इसीलिए कर रही है, विच को ठीक करने की कोशिश इसीलिए कर रही है क्योंकि अगर वो विच को ठीक कर सकती है तो इसका मतलब ये है कि अगर उसकी मदर ज़ॉम्बी बनी होगी तो वो उसे भी ठीक कर पाएगी। सीन शिफ्ट होकर जॉश की तरफ जाता है जहां पर एक चाइनीज लड़की प्रिजन से बाहर निकलने में जॉश की मदद करती है, पर उस चाइनीज लड़की को इंग्लिश बोलना नहीं आता जिसकी वजह से जॉश नहीं समझ पाता कि वो क्या बोलना चाह रही है। तो वो उससे इशारे में पूछने की कोशिश करता है कि चाबियां कहाँ है। तो वो लड़की जॉश को पकड़ के एक जगह पर ले जाती है पर ज्यादा आगे तक नहीं जा पाती क्योंकि वो लड़की किसी चीज से बंधी हुई है। वो लड़की जॉश को आगे जाने के लिए इशारा करती है, जॉश आगे चला जाता है और रूम में उसे होयल्स बंधा हुआ दिखता है। इस चीज से जॉश काफी कंफ्यूज हो जाता है क्योंकि उसके अकॉर्डिंग होयल्स ही बैरन ट्राइम था, मतलब कि अभी तक तो एटलीस्ट उसने यही सोचा था कि बैरन ट्राइम होयल्स ही है, बट यहाँ पे होयल्स को वो बंधा हुआ पाता है। तभी वहां पे असली बैरन ट्राइम आ जाता है और जब बैरन ट्राइम अपना फेस रिवील करता है तब हम लोगों को पता चलता है कि ये एक्चुअल में अपने प्रिंसिपल बर हैं। तभी फिर से एक फ्लैशबैक आता है और हम देखते हैं कि प्रिंसिपल बर होयल्स की सारी शरारतों, सारी बदमाशियों से तंग आके फाइनली उसे बोलते हैं कि तुम ये सारी चीजें बंद करोगे वरना मैं तुम्हारा ये MMS लीक कर दूंगा और तुम्हें पुलिस से पकड़वा दूंगा। इस वीडियो में होयल्स ने एक अंडर एज गर्ल के साथ सेक्स किया है जिसकी वजह से होयल्स को काफी लंबे समय के लिए जेल हो सकती है, जिसकी वजह से प्रिंसिपल बर होयल्स को धमकी देते हैं कि अगर तुमने मुझसे अपोलोजाइज नहीं किया, सॉरी नहीं बोला तो मैं ये वीडियो पुलिस को दे दूंगा। होयल्स पहले तो प्रिंसिपल बर के सामने एटीट्यूड दिखाता है पर थोड़े समय बाद ही प्रिंसिपल बर से माफी मांग लेता है, पर प्रिंसिपल बर माफी के बाद भी उसे जाने नहीं देते, उसे पुलिस से पकड़वा ही देते हैं, जिसे देख के ऑब्वियसली होयल्स बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है। इसके बाद सीन शिफ्ट होकर वापस प्रेजेंट में आता है जहां प्रिंसिपल बर और जॉश के बीच में काफी लंबे समय तक बात होती है। प्रिंसिपल बर बताते हैं कि बच्चे काफी खराब होते हैं, बड़े शैतान होते हैं, वो लोग कभी भी अपनी आदतों से नहीं सुधरने वाले, अपनी गलतियों से कभी भी नहीं सीखने वाले। मैं सही कर रहा हूँ होयल्स को खा के, पर अपना जॉश सही टाइम देख के होयल्स को आजाद कर देता है। फिर जॉश बोलता है कि सारे बच्चे खराब नहीं होते, सैम खराब नहीं थी, आपने उन्हें क्यों मारा? तो प्रिंसिपल बर बताते हैं कि नहीं, मैंने सैम को नहीं मारा। और यहाँ पे मालूम चलता है जॉश को कि सैम को एक्चुअल में प्रिंसिपल बर ने यानी कि बैरन ट्राइम्फ ने नहीं मारा है। फिर जॉश प्रिंसिपल बर के साथ और ज्यादा बातचीत करता है और ज्यादा फाइटिंग करता है, जहाँ प्रिंसिपल बर जॉश को बताते हैं कि उनकी बॉडी चेंज हो रही है, वो जितने बच्चों को खाते हैं वो उतने ज्यादा स्ट्रांग होते हैं। बट जॉश सही मौका देख के प्रिंसिपल बर से चाबियां छीन लेता है और उन्हें एक जगह पे बंद कर देता है। चाबी ले जाके वो बाकी सबको भी आजाद कर देता है। इसके बाद सीन शिफ्ट होकर एंजेलिका की तरफ जाता है जहां पे हम देखते हैं कि ईलाई ने काफी अच्छा मेकओवर दिया है एंजेलिका को भी। इसके बाद मिस क्रम्बल एंजेलिका के पास आती है और फिर इन दोनों के बीच में काइंड ऑफ काफी होलसम सा मूवमेंट होता है। फिर जॉश वहां जाता है जो कि अपने साथ उन सारे लोगों को लाता है जिन्हें उसने बैरन ट्राइम से आजाद किया है। सीन शिफ्ट होकर वेस्ली की तरफ जाता है जहां वो टर्बो को आजाद कर देता है एंड फिर ये दोनों किस करते हैं और यहाँ पे हमें मालूम चलता है कि ये दोनों गे हैं एंड इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पे खत्म हो जाता है। सो हेलो गाइस, इट्स मी आयुष और मैं तुम सभी का वेलकम करता हूँ चैनल के एक और ब्रांड न्यू वीडियो में। और आज के वीडियो में हम लोग एक्सप्लेनेशन करने जा रहे हैं डेब्रेक सीरीज के एपिसोड नंबर 5 का। सो नाउ विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, लेट्स गेट ऑन टू द एक्सप्लेनेशन। एपिसोड की शुरुआत में हमें वेस्ली के पास्ट के बारे में बताया जाता है कि कैसे जब वो बच्चा था तब उसे सामुराइज के टीवी सीरियल्स वगैरह देखने पसंद थे। फिर 15 साल की उम्र में उसके पेरेंट्स कैलिफोर्निया की एक सिटी नेम्ड ग्लिंडेल में शिफ्ट हो गए जहाँ पे अपने वेस्ली फिस्ट ने वहाँ की बास्केटबॉल टीम को ज्वाइन किया और वो बास्केटबॉल में बहुत ज्यादा अच्छा था। इसके बाद सीन वापस से प्रेजेंट में आ जाता है जहां जॉश और वेस्ली कुछ सॉन्ग्स को पिक कर रहे होते हैं क्योंकि जिन बच्चों को वो लोग बैरन ट्राइम से बचा के लाए हैं ये लोग उन बच्चों के लिए एक होम कमिंग पार्टी टाइप की दे रहे हैं। दूसरी तरफ एंजेलिका मिस क्रम्बल्स यानी कि अपनी विच को कुछ टेस्ट और गेम्स टाइप की दे रही होती है ताकि वो विच की इंटेलिजेंस को इनहेंस कर सके। पर तभी विच के कानों में बहुत ज्यादा दर्द होने लग जाता है क्योंकि जॉश और वेस्ली स्पीकर्स पे गाना चला रहे होते हैं। एंजेलिका तुरंत उनके पास आके उनका गाना बंद कराती है और उसे वार्न करती है कि गूलीज को साउंड पसंद नहीं है, अगर वो लोग ज्यादा साउंड चलाएंगे तो बहुत सारे गूलीज यहाँ पे आ जाएंगे। इसके बाद फिर वेस्ली बोलता है कि यार अब हम लोग इन बच्चों को पार्टी कैसे दें क्योंकि बिना गाने के पार्टी कैसे हो सकती है। जॉश सैम के बारे में सोच के उदास होता है कि वो उसके साथ कभी पार्टी पे नहीं जा पाया। तो वेस्ली एक अच्छे दोस्त की तरह जॉश को एडवाइस देता है कि ब्रो मास्टरबेट कर, शायद तेरा दुख थोड़ा सा दूर हो जाए। और इतना बोल के वो वहां से बैरन ट्राइम को खाना देने के लिए जाने लगता है, पर जाने से पहले जॉश से बोलता है कि जॉश इस गाने वाले मैटर का कुछ करे। पर सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि वेस्ली एक्चुअल में टर्बो के पास आया होता है। थोड़ी देर ये लोग गे वाली हरकतें करते हैं, फिर टर्बो वेस्ली से बोलता है कि मेरे पास वापस आ जाओ। वेस्ली जवाब देता है कि मैं वापस आ चुका हूँ।
फिर टर्बो वेस्ली से पूछता है कि क्या तुमने जॉश को किस किया है, जिसमें वेस्ली जवाब देता है कि नहीं यार, वो बस मेरा एक फ्रेंड है। जिसके बाद टर्बो वेस्ली से बोलता है कि तुम जॉश की जान ले लो। वेस्ली ऑब्वियसली मना करता है। इसके बाद टर्बो जेलस और गुस्सा हो जाता है क्योंकि उसे हारना पसंद नहीं है और अपना जॉश गलती से टर्बो को काफी बार हरा चुका है। फिर टर्बो वेस्ली से बोलता है कि अगर वेस्ली जॉश को नहीं मारेगा तो टर्बो सबको मार डालेगा। इसके बाद फ्लैशबैक आता है जहां वेस्ली अपनी बास्केटबॉल टीम को एक मोटिवेशन दे रहा होता है, उन्हें मोटिवेट करने के लिए, पर तभी उसका कजन एमेट वहां पे आ जाता है जो कि किसी दूसरे स्कूल से वेस्ली के स्कूल में आया है। आते ही वो वेस्ली का थोड़ा सा मजाक उड़ाने लगता है। इसके बाद इन दोनों के बीच में बहस होने लगती है और वेस्ली एमेट से बोलता है कि यार ये मेरी गलती नहीं थी कि मेरे पेरेंट्स ग्लिंडेल शिफ्ट हो गए थे, यानी कि वेस्ली का कजन इस वजह से वेस्ली के ऊपर गुस्सा रहता है। एनीवेज, इसके बाद वेस्ली और एमेट के बीच में फाइट चालू हो जाती है और सरप्राइजिंगली एमेट वेस्ली से बोलता है कि आने वाले मैच में जो कि वेस्ली और एमेट की टीम के बीच में होएगा, उस मैच में वेस्ली एमेट को जीतने दे। और एमेट वेस्ली से प्लीज तक बोलता है क्योंकि एमेट को ये विन चाहिए। इसके बाद सीन वापस से प्रेजेंट में आ जाता है जहां वेस्ली बैरन ट्राइम्प यानी कि प्रिंसिपल बर को खाना देने जाता है। प्रिंसिपल बर वेस्ली से पूछते हैं कि तुम लोगों ने मुझे जिंदा क्यों रखा है, जिसपे वेस्ली जवाब देता है कि क्योंकि हम किलर्स नहीं है। इसके बाद प्रिंसिपल बर वेस्ली को ये बताते हैं कि उन्हें वेस्ली के बारे में सब कुछ मालूम है, उन्हें एमेट के बारे में मालूम है, उन्हें टर्बो और वेस्ली के रिलेशनशिप के बारे में मालूम है और उन्हें ये देख के मजा आ रहा है कि कैसे वेस्ली टर्बो और जॉश के बीच में झुलस रहा है। वेस्ली बोलता है कि उन्हें उसके बारे में कुछ नहीं मालूम एंड फिर प्रिंसिपल बर रिवील करते हैं कि उन्होंने एमेट को खा लिया है। इसके बाद जब वेस्ली वहां से जाने लगता है तब उसे वहां एक कार दिखती है जिसपे कैमरा होता है और जिसके ऊपर लिखा रहता है ईलाई, यानी कि ईलाई वेस्ली के ऊपर स्पाई कर रहा था। इसके बाद सीन शिफ्ट होकर जॉश की तरफ आता है जो कि उसी लड़की को अपना स्केटबोर्ड यूज करते हुए देखता है जिस लड़की ने पिछले एपिसोड में जॉश की बाहर निकलने में मदद करी थी। और इस लड़की का नाम अब हमें मालूम चल चुका है जो कि है केजे। जॉश केजे के पास आके अपना स्केटबोर्ड वापस मांगता है और पूछता है कि मेरा ये स्केटबोर्ड तुमको दिया किसने। पर वो लड़की इंग्लिश नहीं जानती जिसकी वजह से थोड़ी बहुत डिफिकल्टी होती है, पर जॉश इशारे करके उससे अपना स्केटबोर्ड वापस ले लेता है और उसे मालूम पड़ता है कि एक्चुअल में एंजेलिका ने केजे को स्केटबोर्ड दिया था। जॉश एंजेलिका के पास आता है जो कि विच को तैयार कर रही होती है डांस के लिए, पार्टी के लिए, और म्यूजिक से बचाने के लिए एंजेलिका ने विच के कानों में ईयर प्लग्स लगा दिए हैं। एंजेलिका जॉश से बोलती है कि यार केजे और तुम्हारे बीच में काफी सिमिलैरिटीज हैं, तुम दोनों स्केट करते हो और शायद सैम को भूलने के लिए तुम्हें किसी दूसरी लड़की की जरूरत है। पर जॉश उसे मना करता है कि नहीं, केजे और मैं ये कभी नहीं होगा। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और वेस्ली ईलाई को बाहर लाकर बोलता है कि यार तुझे तो मालूम था मेरे और टर्बो के बारे में, तू तो मुझे इस बारे में बहुत समय से ब्लैकमेल कर रहा था, तो तू फिर मेरे ऊपर क्यों स्पाई कर रहा है। जिसपे ईलाई जवाब देता है कि मैंने झूठ बोला था, मुझे तेरे किसी भी सीक्रेट वगैरह के बारे में नहीं मालूम था, मैंने बस सीरियस फेस बना के बोल दिया था कि मुझे तुम्हारे सीक्रेट के बारे में मालूम है और तुम मेरे जाल के अंदर फंस गए थे। जिसे सुनने के बाद वेस्ली ईलाई को वहीं बाहर छोड़ के खुद अंदर आ जाता है। ईलाई के पास गूलीज आने लगते हैं, ईलाई वेस्ली से सॉरी बोलने लगता है एंड जैसे ही गूली ईलाई के पास आते हैं वैसे ही सही टाइम पे वेस्ली ईलाई को वापस अंदर ले लेता है। सीन शिफ्ट होकर फ्लैशबैक में जाता है जहां टर्बो और वेस्ली गेम खेल रहे होते हैं और टर्बो वेस्ली को इनडायरेक्टली मैनिपुलेट करने की कोशिश कर रहा होता है कि वो अपने कजन एमेट की मदद ना करे। इसके बाद सीन शिफ्ट होकर प्रेजेंट के टर्बो की तरफ आता है जिसके पास उसकी ल्यूटिनेंट आती है जो कि उसे बताती है कि उसे मालूम है टर्बो अभी तक कहां था, किसके साथ था, उसे मालूम है टर्बो और वेस्ली के बीच में अफेयर चल रहा है। और फिर वो टर्बो को बताती है कि वेस्ली ने उसे होम कमिंग यानी कि पार्टी में आने का इनविटेशन दिया है, जिसे देख के टर्बो इमोशनल हो जाता है। पर उसकी ल्यूटिनेंट उसे थप्पड़ मार के बोलती है कि मैं समझती हूँ कि तुम वेस्ली से बहुत ज्यादा प्यार करते हो पर तुम कमजोर नहीं पड़ सकते, और अगर तुम्हें पार्टी चाहिए तो हम भाई यहाँ पे भी पार्टी कर सकते हैं। इसके बाद सीन शिफ्ट होकर जॉश के ऊपर जाता है जो कि केजे को पटाने की कोशिश कर रहा होता है और ईलाई जॉश की जान लेने की कोशिश कर रहा होता है। फॉर्चुनेटली वेस्ली ईलाई से जॉश को बचा लेता है पर जॉश पानी में फिसल के गिर जाता है और केजे को पटा नहीं पाता। इसके बाद वेस्ली ईलाई से पूछता है कि ये तुम क्या कर रहे थे, जिसपे ईलाई बताता है कि अगर हम लोगों ने जॉश को नहीं मारा तो टर्बो हम सबको जान से मार डालेगा। इसके बाद वेस्ली ईलाई को बताता है कि नहीं, टर्बो ने कहा है कि सिर्फ मैं ही जॉश को मारूं। ईलाई पूछता है ये तुम कैसे करोगे, जिसपे वेस्ली जवाब देता है कि मुझे कुछ न कुछ तो सोचना पड़ेगा। इसके बाद ईलाई और वेस्ली बैठ के हुक्का पी रहे होते हैं और बात कर रहे होते हैं कि वो लोग जॉश को कैसे मारे, और वो दोनों यहाँ पे जॉश की जान लेने के लिए काफी सारे तरीकों की बात करते हैं। सीन शिफ्ट होकर जॉश की तरफ जाता है जो कि एक बुक से थोड़ी बहुत चाइनीज पढ़ के केजे के पास जाके उससे पूछता है कि क्या वो पार्टी में उसके साथ डांस करेगी।
जिसे अपनी एंजेलिका देख के खुश हो जाती है कि यार कम से कम ये केजे से थोड़ी बहुत तो बातचीत कर रहा है। दूसरी तरफ वेस्ली और ईलाई ने अपना प्लान बना लिया है जॉश को मारने के लिए, जो कि ऐसा है, इस पार्टी में एक क्वीन और एक किंग को चुना जाएगा जो कि यहाँ के सबसे ज्यादा पॉपुलर लोग होंगे। और ऑब्वियसली जॉश ने बैरन ट्राइम को डिफीट करके इन सारे बच्चों को आजाद किया था, तो जॉश को ही एज अ किंग चुना जाएगा। तो ये लोग किंग के मुकुट में पॉइजन लगा दे रहे हैं, जिससे कि जब जॉश मुकुट को पहनेगा तो वो पॉइजन की वजह से मर जाएगा, जिससे कि जॉश को एक पेनलेस और एक क्विक डेथ मिलेगी। वेस्ली को ऑब्वियसली ये सब करना अच्छा नहीं लग रहा है, पर यार उसे करना पड़ेगा ही। इसके बाद पॉडी चालू हो जाती है, सब लोग मजे कर रहे होते हैं और एंजेलिका नोटिस करती है कि जॉश केजे के साथ डांस नहीं कर रहा, तो वो जॉश से इस बारे में पूछने जाती है और जॉश एक नकली बनाई हुई सैम के साथ डांस कर रहा होता है। एंजेलिका बोलती है कि यार मैंने देखा था कि तू केजे से बात कर रहा था, जिसपे जॉश एंजेलिका को बताता है कि हाँ मैं उससे बात करने गया था, मैं उससे पूछने गया था कि क्या वो मेरी मदद करेगी इस फेक सैम को बनाने में, और उसने मेरी मदद करी इस फेक सैम को बनाने में। इसके बाद सीन शिफ्ट होकर टर्बो के ऊपर जाता है, जहाँ उसने भी अपने लिए एक होम कमिंग पार्टी अरेंज करवाई होती है। पार्टी में ज्यादा मजा नहीं आ रहा होता है, तो ल्यूटिनेंट टेनिस क्लब के बचे हुए मेंबर्स के पास जाके उनसे बोलती है कि जाओ डांस करो। टेनिस क्लब के बचे हुए मेंबर्स जाके डांस करने लगते हैं और आपस में बात कर रहे होते हैं कि यार हमारी ऑलमोस्ट पूरी टीम खत्म हो चुकी है। पर फिर वो लोग और ज्यादा डिस्करेज नहीं होते और डिसाइड करते हैं कि नहीं यार, दो लोग भी टीम बना सकते हैं। पर जैसे ही वो लोग ये चीज डिसाइड करते हैं, वैसे ही टर्बो उनकी तरफ एक कुल्हाड़ी फेंक के मारता है, क्योंकि भैया उसे इस पार्टी में मजा नहीं आ रहा है। इसके बाद सीन शिफ्ट होकर वेस्ली की तरफ जाता है, जो कि परेशान हो रहा होता है जॉश को लेके। फिर फ्लैशबैक आता है जहाँ पे वेस्ली परेशान हो रहा होता है एमिट और टर्बो को लेके कि वो इन दोनों में से किसको चुने। एक तरफ वेस्ली का कजन एमिट चाहता है कि वेस्ली उसे जीतने दे, और दूसरी तरफ वेस्ली का बॉयफ्रेंड टर्बो चाहता है कि वो टर्बो की टीम को जिता दे, जिसकी वजह से वेस्ली कंफ्यूज्ड होता है कि आखिर वो चुने तो चुने किसे। तभी सैम वहां आती है, इन दोनों के बीच में थोड़ी बातचीत होती है, जिसके बाद सैम वेस्ली को समझाती है कि तुम्हें उसे चुनना चाहिए जिसे तुम चुनना चाहते हो, तुम अपने आप को चुनो। पर इसके बावजूद वेस्ली सही से फैसला नहीं ले पाता और अपने कजन एमिट को इंजर्ड कर देता है, जिसकी वजह से ऑटोमेटिकली टर्बो की टीम जीत जाती है। फिर सीन वापस से प्रेजेंट में आता है और ये सारी बातें सोच के रिमेम्बर करके वेस्ली का दिमाग चकरा रहा होता है, वो बहुत ही ज्यादा परेशान हो रहा होता है, घबरा रहा होता है। और फिर इसके बाद वो डिसाइड करता है कि अब जाके वो जॉस को सब कुछ सच सच बता देगा। और फिर वो जॉस के पास जाता है, उसे बताना चालू करता है कि कैसे अपोक्लिप्स के बाद टर्बो के पास ही एक सॉलिड प्लान था अपोक्लिप्स से बचने का, जिसकी वजह से मैंने उसे फॉलो किया। मैं उससे प्यार करता था, वो भी मुझसे प्यार करता था, पर शायद वो मुझसे कुछ ज्यादा ही प्यार करता था। जब भी मैं किसी लड़के से हंस के बात करता था, अच्छे से बात करता था, वो बंदा उस लड़के को मरवा डालता था, और अब वो तुम्हें मारना चाहता है जॉश। सीन शिफ्ट होकर टर्बो की तरफ जाता है, जैसे कि अपनी पार्टी अच्छी नहीं लग रही होती है, तो वो डिसाइड करता है कि वो जॉश के पास जाएगा, जॉश की पार्टी में जाएगा और जॉश को जान से मार के रहेगा। इसके बाद सीन वापस से शिफ्ट होकर जॉश और वेस्ली के पास आता है, जहाँ पे वेस्ली जॉश को सारी बातें बता रहा होता है। पर यहाँ पे हमें मालूम पड़ता है कि अपने जॉश ने तो ईयरफोन्स लगाए होते हैं, जिसकी वजह से जॉश ने अभी तक वेस्ली ने जो कुछ भी बोला वो सब नहीं सुन पाया। इसके बाद किंग और क्वीन को अनाउंस किया जाता है, जिसमें से क्वीन होती है अपनी फेक वाली सैम डीन, पर किंग होता है वेस्ली फिस्ट। जॉस उसे बोलता है कि मैंने तुम्हारे लिए वोट किया और मैंने यहाँ पे सबको बताया कि भैया तुम्हारे जैसे हीरो की हमें जरूरत है। वेस्ली पहले तो अपने फेट को एक्सेप्ट कर लेता है कि उसने अपने फ्रेंड जॉस की जान लेने की कोशिश करी, इसी की सजा उसे मिल रही है, तो शायद उसे क्राउन को खुद ही पहन लेना चाहिए और अपनी जान दे देनी चाहिए। पर फिर एंड टाइम पे वो अपना डिसीजन बदल लेता है और उस क्राउन को फेंक देता है और बोलता है कि कोई भी उस क्राउन को टच नहीं करेगा, वो पॉइजनस है। और फिर जॉस को बताता है कि टर्बो यहाँ पे तुम्हारी जान लेने के लिए आ रहा है, सॉरी मैंने तुम्हें धोखा दिया, पर मुझ पे ट्रस्ट करो, मुझ पे विश्वास करो, मेरे पास प्लान है टर्बो से लड़ने के लिए। एंड फिर वो जॉस को प्लान बताता है कि वो लोग कैसे टर्बो से लड़ेंगे। टर्बो भी वहां पे आ जाता है, बट फॉर्चुनेटली वेस्ली अपना प्लान सही से सब लोगों को बताता है। सब लोग वेस्ली के प्लान के अकॉर्डिंग काम करना चालू कर देते हैं एंड कोई भी नहीं मरता। और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पे खत्म हो जाता है। सो हेलो गाइस, इट्स मी आयुष और मैं तुम सभी का वेलकम करता हूँ चैनल के एक और ब्रांड न्यू वीडियो में। और आज के वीडियो में हम लोग एक्सप्लेनेशन करने वाले हैं डे ब्रेक सीरीज के एपिसोड नंबर 6 का। सुनाओ विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, लेट्स गेट ऑन टू द एक्सप्लेनेशन। सो पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि वेस्ली ने जॉस से टर्बो के बारे में कन्फेस कर लिया था, पर साथ ही साथ ये भी बताया था कि उसके पास एक प्लान है जिससे कि वो लोग टर्बो से बच सकते हैं। इसके बाद जब टर्बो वहां आ जाता है तब वेस्ली का प्लान एक्चुअल में वर्क कर जाता है। अब 6th एपिसोड
एपिसोड टर्बो को दिखाते हुए चालू होता है, जहां वो हम ऑडियंस को बता रहा होता है कि जब वो मॉल में गया था, जब मॉल में फाइटिंग वगैरह चल रही थी, तब उसी की टीम के किसी मेंबर ने उसके ऊपर तीर से हमला कर दिया था, जिसकी वजह से टर्बो घायल हो गया था और उसे मॉल से जाना पड़ गया था। और हम सब जानते हैं कि टर्बो को हारना पसंद नहीं है, जिसकी वजह से अब टर्बो और भी बहुत ज्यादा गुस्सा हो गया है। सीन शिफ्ट होकर मॉल की तरफ जाता है, जहां पे अब वेस्ली और इलाय को कैद कर लिया गया है। इलाय बोलता है कि वेस्ली और मैंने जॉश को मारने की कोशिश ही इसलिए की थी ताकि टर्बो यहाँ पे ना आता और ये सब ना होता। जॉश वेस्ली से बोलता है कि यार मैंने तेरे ऊपर भरोसा किया था और तूने मुझे धोखा दे दिया, जिसका वेस्ली जवाब देता है कि जो फीलिंग्स तुम सैम डीन के लिए रखते हो उसके लिए कुछ भी कर सकते हो, मैं उन फीलिंग्स को समझता हूँ, पर तुम टर्बो को उस तरीके से नहीं जानते जिस तरीके से मैं उसे जानता हूँ। जॉश वेस्ली से पूछता है कि और किस चीज के बारे में तुमने उसे झूठ बोला है, जिसके बाद एंजेलिका और वेस्ली एक दूसरे को घबरा के देखते हैं, क्योंकि ऑब्वियसली उन लोगों ने सैम डीन की डेड बॉडी के बारे में जॉश से झूठ बोला है। इसके बाद एंजेलिका जॉश से बोलती है कि हम लोगों को जाके चेक कर लेना चाहिए कि बैरन ट्रायम्फ अभी भी कैद में है कि नहीं है। इसके बाद एंजेलिका वहां से चली जाती है और वहां के बाकी सारे बच्चे जॉश से पूछते हैं कि अब वेस्ली और इलाय का क्या किया जाए, इन लोगों ने तुम्हें धोखा दिया है, अब इनके साथ क्या किया जाए। जिसका जॉश रिप्लाई देता है कि यार मैं कोई लॉयर नहीं हूँ, कोई जज नहीं हूँ, मैं तुम लोगों की तरह ही एक बच्चा हूँ, पर हम लोगों को टर्बो का कुछ ना कुछ तो करना होगा। के बाद सीन शिफ्ट होकर एंजेलिका की तरफ जाता है, जहाँ पे वो एक रेडियो का इस्तेमाल करके अपनी मदर को सिग्नल भेजने की कोशिश करती है। वो कन्फेस करती है कि वो बहुत ज्यादा बुरा फील कर रही है कि उसने जॉश से सैम डीन की डेड बॉडी के बारे में झूठ बोला, और यहाँ पे क्लियर नहीं किया जाता है कि ये मैसेज एंजेलिका की मॉम के पास गया है कि नहीं गया है। तभी वहां पे विच आ जाती है, जो कि एंजेलिका से बोलती है कि वो एंजेलिका की सेफ्टी के लिए एंजेलिका के साथ बैरन ट्रायम्फ के पास चलेगी। इसके बाद सीन शिफ्ट होकर जॉश की तरफ जाता है, जिसके पास केजे आती है, जो कि एक्चुअल में इंग्लिश बोल सकती है। यानी कि अभी तक वो लोगों को पागल बना रही थी, और वो ऐसा इसलिए कर रही थी क्योंकि उसके ऐसा करने की वजह से लोग उसके पास आते थे और बहुत सारी चीजें उसे बता देते थे, क्योंकि उन्हें ऐसा लगता था कि ये तो इंग्लिश समझ ही नहीं पाती है, जिसकी वजह से इसे बहुत सारी इंफॉर्मेशन मिल गई है। वो जॉश से बोलती है कि तुमने सही कहा, हम लोगों को टर्बो का कुछ न कुछ तो करना पड़ेगा, ऊपर से अभी वो इंजर्ड है तो अभी सही टाइम है। इसके बाद सीन शिफ्ट होकर टर्बो की तरफ जाता है, जहां पे वो और उसकी लिeutenant सबके पास आके सबको बताते हैं कि हम लोगों के बीच में कोई धोखेबाज है जिसने टर्बो के पीठ पर तीर चलाई है। अगर तुम में से कोई भी जानता है कि वो धोखेबाज कौन है या फिर कुछ भी सुना है उस धोखेबाज के बारे में तो आके हमको बता दे। पर कोई भी आके कुछ नहीं बताता, जिसके बाद लिeutenant बोलती है कि तो तुम सभी गुनहगार हो, तुम सभी से पूछताछ करी जाएगी। इसके बाद एक फ्लैशबैक आता है, जहां पे टर्बो वेस्ली को बता रहा होता है कि उसकी मदर के मरने के बाद उसके फादर ने अपना पूरा जीवन बच्चों की मदद करने में लगा दिया और अभी भी वो ऑल ओवर द वर्ल्ड बच्चों की मदद कर रहे हैं। और फिर सीन प्रेजेंट में आता है, जहां पे टर्बो बोल रहा होता है कि वो भी इन बच्चों की मदद करेगा। इसके बाद सीन शिफ्ट होकर केजे और जॉश की तरफ जाता है, जहां पे केजे जॉश को कुछ असैसिन्स से मिलवाने लाती है, जो कि गेमर्स भी है। इनकी टीम का नाम है गेम ओवर्स और इनकी टीम की लीडर का नाम है आर्या। केजे जॉश और आर्या को एक दूसरे से मिलवाती है। इसके बाद जॉश देखता है कि ये लोग गेम खेल रहे हैं, तो वो ये बात उन लोगों से पूछता है और फिर हमें मालूम पड़ता है कि इनके वर्ल्ड में अभी भी इंटरनेट चल रहा है, क्योंकि सैटेलाइट्स वगैरह एग्जिस्ट करती हैं जो कि अभी भी एक्टिव हैं, और इस वजह से इंटरनेट वगैरह चल रहा है और पूरी दुनिया में काफी लोग अभी भी जिंदा हैं जो कि गेम वेम खेल रहे हैं। जॉश इन लोगों से पूछने की कोशिश करता है कि क्या तुम लोगों को मालूम है कि ये न्यूक्लियर वॉर क्यों हुई, गूलीज क्यों है, एनिमल्स म्यूटेट क्यों कर रहे हैं, पूरा वर्ल्ड ऐसा क्यों हो गया है, पर ये लोग कोई भी रिप्लाई नहीं देते। इसके बाद केजे आर्या से बोलती है कि वो चाहती है कि आर्या जाके टर्बो की जान ले ले। आर्या ऑब्वियसली पहले डिक्लाइन करती है, पर फिर केजे आर्या को याद दिलाती है कि तुम मेरे कर्ज में हो, जिसके बाद ऑब्वियसली आर्या को एक्सेप्ट करना ही पड़ता है। सीन शिफ्ट होकर एंजेलिका और विच की तरफ जाता है, जहां पे वो दोनों बैरन ट्रायम्फ को खाना देने आती हैं। विच एंजेलिका से कह रही होती है कि जल्दी से इसे खाना दो और चलो। बैरन ट्रायम्फ विच से माफी मांगता है कि सॉरी, मैं आपको सेकंड एपिसोड में देख के डर के भाग गया था, क्योंकि मुझे लगा था कि आप घोस्ट हो, क्योंकि मेरे उम्र के सारे लोग, सारे एडल्ट्स मर चुके हैं, पर मैं ये देख के खुश हूँ कि आप जिंदा हो। और इसके बाद इन दोनों के बीच में एक टेंशन टाइप की बन जाती है, जिसके बाद बैरन ट्रायम्फ एंजेलिका से बोलता है कि तुम्हें यहाँ पे विच के साथ नहीं आना चाहिए था। एंजेलिका बोलती है कि विच मेरे साथ मुझे प्रोटेक्ट करने के लिए आई है, जिसका बैरन ट्रायम्फ जवाब देता है कि नहीं, वो तुम्हें खाने के लिए आई है। फिर इसके बाद विच एंजेलिका का पीछा करने लगती है। एंजेलिका भाग के एक बाथरूम में छुप जाती है। इसके बाद सीन शिफ्ट होकर टर्बो की तरफ जाता है, जहाँ पे टर्बो एज अ जज बैठा होता है। उसके पास एक एक करके सारे लोग आते हैं जो कि उसे बताते हैं कि वो लोग फाइट में कहाँ थे। हर कोई अलग अलग चीज बताता है, पर फिर लास्ट में टेनिस क्लब का एक बंदा आके बोलता है कि शायद जिसने भी टर्बो के ऊपर तीर चलाई उसने गलती से तीर चला दी हो, और अब वो लोग डरे हुए हैं इस बात को एडमिट करने से। इसके बाद एक फ्लैशबैक आता है, जिसमें वेस्ली मॉल के अंदर टर्बो के डैड की बहुत सारी फोटोज देखता है, जिसकी वजह से उसे लगता है कि शायद टर्बो ने अपने डैड के बारे में झूठ बोला है। टर्बो वेस्ली को बताता है कि उसके डैड एक सेलिब्रिटी टाइप के हैं, जिसकी वजह से उनकी फोटोज यहाँ पे बहुत सारी लगी हुई हैं। पर फिर भी वेस्ली
सिर्फ थोड़ा थोड़ा टाइप का बिलीव करके वहां से चला जाता है। इसके बाद सीन शिफ्ट होकर जॉश की तरफ जाता है, जहां पे आर्या जॉश और केजे को बता रही होती है कि टर्बो की टीम का एक बंदा है जो कि उन लोगों के साथ गेम वगैरह खेलता है, जो कि उन लोगों की मदद करेगा टर्बो को असैसिनेट करने में। यानी कि टर्बो की टीम में एक्चुअल में कोई धोखेबाज ट्रेटर है। इसके बाद जॉश केजे से पूछता है कि आखिर तुम मेरी मदद कर क्यों रही हो, क्योंकि तुम ऐसी तो लड़की नहीं हो जो कि फालतू में किसी की भी मदद कर दे। जिसका केजे जवाब देती है कि हाँ, मैं ऐसी लड़की नहीं हूँ। इसके बाद आर्या को टर्बो की टीम का वही धोखेबाज ट्रेटर बंदा सारी इंफॉर्मेशन दे देता है, जिसके बाद आर्या बोलती है कि आज हम असैसिनेट करेंगे टर्बो को। सीन शिफ्ट होकर एंजेलिका की तरफ जाता है, जो कि विच से बच के छुप रही होती है, पर तभी उसे उसके फर्स्ट पीरियड्स आ जाते हैं और ये एंजेलिका के फर्स्ट हैं, तो उसे नहीं मालूम कि इससे कैसे डील करा जाए, जिसकी वजह से वो विच से मदद मांगती है, पर विच उसकी मदद नहीं करती। और बैरन ट्रैम्प बोलता है कि नहीं यार, मैं तुम्हारी मदद कर दे रहा हूँ। एंजेलिका ऑब्वियसली डिक्लाइन करती है, पर बैरन ट्रैम्प उसे समझाता है कि यार पहले मैं प्रिंसिपल था, ऑब्वियसली मुझे इन सारी चीजों के बारे में मालूम है, और ऊपर से मैं समझता हूँ कि तुम्हारी कंडीशन कैसी है, क्योंकि मेरी भी कंडीशन ऐसी है। न्यूक्लियर रेडिएशन की वजह से हम अडल्ट्स की भी बॉडी चेंज हो रही है, जिसकी वजह से मैं समझता हूँ कि तुम किस कंडीशन में हो। इसके बाद बैरन ट्रैम्प एंजेलिका को बताना चालू करता है, पर एंजेलिका को कुछ भी समझ नहीं आ रहा होता। और फिर एंजेलिका बोलती है कि अगर टीवी एड्स को देख के मैंने कुछ भी सीखा है तो वो ये है कि मेरी इस सिचुएशन में मेरी मदर को मेरी हेल्प करने के लिए मेरे पास होना चाहिए। इसके बाद सीन सेट होकर टर्बो की तरफ जाता है, जहां पे अभी भी सब लोग एक एक करके टर्बो के सामने अपनी गवाही दे रहे होते हैं, बता रहे होते हैं कि वो लोग कहां कहां पे थे बैटल के दौरान। माहौल और ज्यादा टेंस हो रहा होता है, जिसकी वजह से उनकी टीम का इक्विपमेंट मैनेजर नेम्ड ओवेन उठता है और बोलता है कि ये सारी शायद उसकी गलती है, क्योंकि उसने इक्विपमेंट सही से नहीं रखा होगा, जिसकी वजह से शायद वो तीर मिस फायर हो गया होगा। इसके बाद इन सब के बीच में बहस चालू हो जाती है। कुछ लोग बोल रहे होते हैं कि ओवेन को सजा मिलनी चाहिए, कुछ लोग बोल रहे होते हैं कि नहीं मिलनी चाहिए, और टर्बो सोच रहा होता है कि ये सब सिर्फ बच्चे हैं जो कि डरे हुए हैं, जिन्हें की फादर चाहिए। इसके बाद एक फ्लैशबैक आता है जिसमें हमें दिखाया जाता है कि टर्बो का फादर वही फोटो वाला आदमी है, यानी कि टर्बो झूठ नहीं बोल रहा था। टर्बो के फादर आके टर्बो को एक रेयर टॉय देते हैं। टर्बो उस टॉय को ले तो लेता है, पर वो खुश नहीं होता। उसके फादर बोलते हैं कि तुम इन टॉयज के लिए अब काफी बड़े हो चुके हो ना, जिस पे टर्बो बोलता है कि नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, पर आप मुझे टॉय सिर्फ तभी देते हो जब आप कहीं जाने वाले होते हो। जिसका टर्बो के फादर जवाब देते हैं कि हाँ, 1 घंटे में मेरी फ्लाइट जाने वाली है, बहुत सारे बच्चे मेरा इंतजार कर रहे हैं। जिसे सुन के टर्बो ऑब्वियसली उदास हो जाता है और गुस्सा भी हो जाता है। टर्बो बोलता है कि आज होम कमिंग है, ऊपर से आज मेरा एक बहुत इंपॉर्टेंट वाला मैच है, आप उसमें मेरे साथ बताओ नहीं रहोगे। जिस पे टर्बो के फादर जवाब देते हैं कि वहां पे बहुत सारे बच्चे भूख प्यास से मर रहे हैं, और अगर मैं तुम्हारे गेम के लिए यहाँ रुक जाता हूँ तो पता नहीं कितने बच्चे और मर जाएंगे। तो तुम बताओ, क्या तुम सच्ची में चाहते हो कि मैं तुम्हारे साथ यहाँ पे तुम्हारे गेम के लिए रुकूं और वहां पे उतने सारे बच्चों को मरने दूं? इसके बाद सीन शिफ्ट होकर वापस से प्रेजेंट में आता है, जहां पे वो गेमर असैसिन्स टर्बो को असैसिनेट करने के लिए आ चुके हैं। जॉश और केजे कैमरास के थ्रू उन्हें देख रहे होते हैं, पर उन असैसिन्स गेमर्स को एक एक करके पकड़ लिया जाता है और टर्बो कैमरा के थ्रू जॉश से बोलता है कि मैंने तुम्हें हरा दिया। इसके बाद उन सारे गेमर असैसिन्स को पकड़ के बांध के उनसे पूछताछ करी जा रही होती है कि आखिर हमारी टीम में ऐसा कौन सा धोखेबाज ट्रेटर है जिसने तुम लोगों को इन्फॉर्मेशन दी, जिसने तुम लोगों को यहाँ आने दिया। फिर आर्या उस बंदे का यूजर नेम बताती है, जो कि अपना टेनिस क्लब का गैरी होता है। पर गैरी बोलता है कि नहीं, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया है, मुझे फंसाया जा रहा है, मैंने किसी को धोखा नहीं दिया है। पर कोई भी गैरी का विश्वास नहीं करता, क्योंकि यूजर नेम, स्किन और बाकी सारी चीजें गैरी की ही होती हैं। इसके बाद गैरी को एग्जीक्यूट करने के लिए लाया जाता है, जहां पे टर्बो की लेफ्टिनेंट टर्बो से बोल रही होती है कि हमारे पास गैरी के अगेंस्ट सारे प्रूफ्स है, पर फिर भी गैरी कन्फेस नहीं कर रहा है, मुझे कुछ ना कुछ तो गड़बड़ लग रही है यहाँ पे। इसके बाद सीन फिर से फ्लैशबैक में जाता है, जिसमें टर्बो के फादर जा रहे होते हैं और टर्बो अपने फादर से बाय वगैरह नहीं करता। फिर वेस्ली वहां आता है, जो कि टर्बो से माफी मांगता है कि उसने टर्बो की फादर वाली बात का बिलीव नहीं किया था, और टर्बो उसे माफ कर देता है। और टर्बो भी उससे माफी मांगता है कि मैंने तुम्हें अपने कजन एमिट के अगेंस्ट मैनिपुलेट करने की कोशिश करी थी। इसके बाद सीन वापस से प्रेजेंट में आता है, जहां टर्बो हंसने लगता है, तो उसकी लेफ्टिनेंट समझ जाती है कि एक्चुअल में टर्बो ही वही धोखेबाज ट्रेटर है जिसने इन गेमर्स को यहाँ आने दिया, यानी कि टर्बो ने गैरी को फंसाया है। इसके बाद टर्बो गैरी को एग्जीक्यूट करा देता है, और फिर हम ऑडियंस के सामने एक्सेप्ट करता है कि वही ये ट्रेटर, उसी ने गैरी को फंसाया है।
और उसने ये सब इसलिए किया है क्योंकि उसे विन चाहिए था। वो जॉश से काफी बार हार चुका है और उसे जॉश से जीतना था। इसके बाद सीन शिफ्ट होकर जॉश और केजे की तरफ जाता है, जहाँ पे जॉश दुखी होता है कि बताओ उसके असैसिन्स पकड़ गए और वो हार गया और अब उसे मालूम नहीं है कि वो टर्बो का क्या करे, टर्बो को कैसे हराए, टर्बो को कैसे ठिकाने लगाए। वो दुखी होता है कि वो इतना बड़ा यूजलेस लूजर क्यों है और केजे उसे समझाने की कोशिश करती है कि यार ऐसी बात नहीं है, तुमने मुझे और बाकी सारे बच्चों को बैरन ट्राइम से आजाद कराया है। और ऑब्वियसली इन सारी बातों के बाद जॉश और केजे के बीच में घपाघप होता है। इसके बाद सीन शिफ्ट होकर एंजेलिका की तरफ जाता है, जिसे कि अपने पीरियड से डील करना आ गया है। फिर वो विच के पास आती है तो विच उसे बताती है कि मेरी मदद करो, मेरी बॉडी के अंदर कुछ काफी अजीब सा हो रहा है। इसके बाद सीन शिफ्ट होकर जॉश की तरफ आता है, जो कि कैमरा रिकॉर्डिंग्स को देख रहा होता है और वो उसमें नोटिस करता है कि टर्बो के बैकग्राउंड में अपनी सैम डीन बैठी हुई है। और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पे खत्म हो जाता है। सो हेलो गाइस, इट्स मी आयुष और मैं तुम सभी का वेलकम करता हूँ चैनल के एक और ब्रांड न्यू वीडियो में। और आज के वीडियो में हम लोग एक्सप्लेनेशन करने जा रहे हैं डेब्रेक सीरीज के एपिसोड नंबर 7 का। सो नाउ विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, लेट्स गेट ऑन टू द एक्सप्लेनेशन। सो इस एपिसोड का एक्सप्लेनेशन थोड़ा डिफरेंट होने वाला है, क्योंकि ये एपिसोड ही डिफरेंट है। ये एपिसोड फोकस कर रहा है मिस क्रम्बल, उनके पास्ट और उनके मेंटल डिसऑर्डर के ऊपर, जो कि उन्हें न्यूक्लियर रेडिएशन और विच बनने की वजह से हुआ। सो ये एपिसोड मिस क्रम्बल की इमेजिनेशन से चालू होता है, जहां वो अपनी पास्ट लाइफ यानी कि वो लाइफ जब वो स्टूडेंट्स को पढ़ाती थी, उस लाइफ को एज अ सिटकॉम इमेजिन कर रही होती हैं। और इस सिटकॉम की डायरेक्टर अपनी एंजेलिका है। फिर सीन प्रेजेंट में आता है, जहां हम देखते हैं कि एंजेलिका मिस क्रम्बल की पीठ पर एंटीबायोटिक्स लगा रही होती है। मिस क्रम्बल एंजेलिका को बताती है कि मेरे दिमाग में कुछ अजीब सी ही चीज चल रही है, अभी अभी मैंने अपनी लाइफ को एज अ सिटकॉम देखा जिसकी डायरेक्टर तुम थी। और एंजेलिका जवाब देती है कि अरे कुछ नहीं, ये बस आपके मन का वहम है मिस क्रम्बल। जिसपे वो गुस्सा होते हुए बोलती है कि मिस क्रम्बल मेरा नाम नहीं है। और फिर वो सोच में पड़ जाती है कि मेरा असली नाम है क्या। इसके बाद वो एंजेलिका को बताती है कि मेरे साथ कुछ अजीब हो रहा है, तुम्हें मेरी हेल्प करनी होगी। और एंजेलिका बोलती है कि आप यहाँ पे रुको, मैं बस 5 मिनट में आती हूँ। फिर एंजेलिका जब दवाई लेने जा रही होती है, तब वो रास्ते में देखती है कि इलाई और वेस्ली को जॉश ने बांध रखा है। और उसे मालूम पड़ता है कि वेस्ली ने जॉश को बता दिया है कि सैम नहीं मरी है। उन लोगों ने सैम की डेथ के बारे में जॉश से झूठ बोला था। जॉश बोलता है कि यार तुम लोगों को मैंने अपना दोस्त समझा था और तुम लोगों ने मुझसे झूठ बोला। मैंने कल अपनी आंखों से देखा कि सैम जिंदा है और टर्बो ने उसे कैद कर रखा है। एंजेलिका बोलती है कि हाँ, हमने झूठ बोला, पर हमने वो झूठ तुम्हें बचाने के लिए बोला था, तो तुम्हें हम लोगों का शुक्रिया अदा करना चाहिए। पर जॉश उसकी बात नहीं सुनता और उन तीनों को मॉल से बाहर निकाल देता है। वेस्ली जॉश से बोलता है कि यार देर नहीं हुई है, हम अभी भी टर्बो से सैम को बचा सकते हैं। पर फिर भी जॉश दरवाजा नहीं खोलता, तो एंजेलिका बोलती है कि अगर तुम ऐसा बिहेव करोगे तो ठीक है, मैं जा रही हूँ चेयरमेजॉन्स की टीम ज्वाइन करने। और फिर वेस्ली भी वहां से चला जाता है। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है, हमें सैम डीन दिखाई जाती है, जो कि एक केक बना के उस केक को टर्बो को देने जाती है, पर टर्बो उस केक को फेंक देता है। इसके बाद हमें टर्बो की लिeutenant दिखाई जाती है, जो कि गोल्फ टीम के आखिरी मेंबर बैरी के पास जाती है। बैरी अपनी गोल्फ टीम में नए मेंबर्स को इकट्ठा कर रहा होता है, पर उसकी गोल्फ टीम कोई भी ज्वाइन नहीं करना चाह रहा होता। टर्बो की लिeutenant बैरी के पास आके बोलती है कि हम दोनों जानते हैं कि गैरी इनोसेंट था और टर्बो ने उसके ऊपर झूठा इल्जाम लगाया था। टर्बो पगला गया है, हमें उसका कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। इसके बाद टर्बो की लिeutenant बैरी को अपना रियल नाम बताती है, जो कि मैरी होता है, और गोल्फ टीम को ज्वाइन कर लेती है। इसके बाद सीन शिफ्ट होकर मिस क्रम्बल के ऊपर जाता है, जो कि जॉश के पास आके उससे पूछती हैं कि एंजेलिका ने मुझसे कहा था कि वो 5 मिनट में आ रही है, पर अब 5 मिनट से ज्यादा हो चुके हैं, वो कहाँ पे हैं। और जॉश उसे बताता है कि मैंने एंजेलिका, इलाई और वेस्ली को मॉल से बाहर निकाल दिया है। ये सुनने के बाद मिस क्रम्बल जॉश के ऊपर गुस्सा हो जाती है। वो बोलती है कि मैंने सोचा था कि तुम अच्छे बच्चे हो, पर तुम भी दूसरों की तरह निकले। फिर जॉश उन्हें सारी बातें बताता है और बोलता है कि जाने से पहले एंजेलिका ने कहा था कि वो चेयरमेजॉन्स के पास जा रही है। इसके बाद जॉश मिस क्रम्बल को चेयरमेजॉन्स के अड्डे तक जाने का मैप दे देता है, ताकि मिस क्रम्बल इस मैप को फॉलो करके एंजेलिका से मिल पाए। इसके बाद मिस क्रम्बल एंजेलिका को ढूंढने निकल जाती हैं, पर रास्ते में ही वो वापस से अपनी इमेजिनेशन के अंदर चली जाती हैं, जहां पे इस बार वो एक सिटकॉम के बैंड में होती हैं और ऑब्वियसली इसे भी डायरेक्ट अपनी एंजेलिका ही कर रही होती है। इसके बाद मिस क्रम्बल गाना गाने लगती हैं, जिसे वहां पे प्रिंसिपल बर भी सुन रहे होते हैं। इसके बाद जब मिस क्रम्बल का गाना खत्म हो जाता है, तब वहां के सारे लोग मिस क्रम्बल के गाने को खराब बोलने लगते हैं। इसके बाद मिस क्रम्बल एक जगह बैठ के अकेले गेम खेल रही होती हैं। फिर उनके पास प्रिंसिपल बर आते हैं, जो कि उनसे पूछते हैं कि क्या स्टूडेंट्स को मालूम है कि आप ऐसे गाना गाती हो। मिस क्रम्बल कहती हैं कि आप तो ऐसे बोल रहे हो जैसे मैं कोई गलत काम कर रही हूँ। जिसपे प्रिंसिपल बर बोलते हैं कि क्या आप भूल गए बच्चे कितने हरामी होते हैं। उन्होंने पहले आपको इतना ज्यादा बुली किया था कि आपको लीगली अपना नाम मिस क्रम्बल करवाना पड़ा।
अगर उन्हें इसके बारे में मालूम चलेगा तो सोचो वो आपको कितना ज्यादा बुली करेंगे। जिसपे मिस क्रम्बल बोलती है कि मुझे अधिकार है अपनी लाइफ जैसे मैं जीना चाहूँ वैसे जीने का। इसके बाद मिस क्रम्बल और प्रिंसिपल बर्ड शेक्स करने लग जाते हैं और मुझे मालूम है कि तुम लोगों को ये बात सेंस नहीं बना रही होगी कि भाई ऐसे कैसे हो गया, तो चिंता मत करो, आगे जाके मैं एक्सप्लेन करूंगा। एंजेलिका एज अ डायरेक्टर तभी सीन को कट करती है और मिस क्रम्बल के पास आके उनसे बोलती है कि आप सीन में जान नहीं लगा रही हो। और फिर मिस क्रम्बल एंजेलिका डायरेक्टर से पूछती है कि ये सब हो क्या रहा है, क्या ये मेरे पास्ट के फ्लैशबैक्स हैं या फिर नाइटमेयर, और एंजेलिका जवाब देती है कि हाँ। फिर सीन प्रेजेंट में आता है जहां पे मिस क्रम्बल फिगर आउट कर लेती हैं कि चियर मेजॉन्स का अड्डा कहां पे है। सीन शिफ्ट होकर जॉश की तरफ जाता है जहां वो केजे से हेल्प मांग रहा होता है सैम को छुड़वाने के लिए, पर केजे जॉश को इग्नोर कर रही होती है। जॉश केजे से सॉरी बोलता है कि मैंने तुम्हारा सीक्रेट सबको बता दिया, पर फिर भी जॉश को केजे माफ नहीं करती। इसके बाद जॉश केजे से पूछता है कि आखिर मैंने किया क्या है जो तुम मेरे ऊपर गुस्सा हो, पर केजे जॉश से कुछ नहीं बोलती और वहां से चली जाती है। केजे के जानने के बाद जॉश को मालूम पड़ता है कि इलाई वापस से मॉल में आ गया है, तो वो इलाई को वापस से मॉल से बाहर निकाल देता है। सीन सेट होकर मिस क्रम्बल की ओर जाता है जहां वो चियर मेजॉन्स के अड्डे के बाहर आ जाती हैं। बाहर उन्हें चियर मेजॉन्स की कुछ गार्ड्स मिलती हैं जिन्हें वो एक ज्वेलरी देके चियर मेजॉन्स के अड्डे के अंदर चली जाती हैं। अंदर आने पे मिस क्रम्बल देखती हैं कि हर जगह औरतें ही औरतें होती हैं, जिसमें से कुछ बातें कर रही होती हैं, कुछ लड़ रही होती हैं और कुछ बस आराम कर रही होती हैं। फिर मिस क्रम्बल एंजेलिका को देखती हैं, पर मिस क्रम्बल एंजेलिका के पास जा पाती उससे पहले ही सारी नई वुमेन्स को चियर मेजॉन्स की लीडर्स द्वारा बुला लिया जाता है, तो मिस क्रम्बल को उधर जाना ही पड़ता है। फिर हमें चियर मेजॉन्स की लीडर्स से मिलवाया जाता है, जिसमें से पहली का नाम है डेमी, दूसरी का नाम है मिरियम और तीसरी का नाम है विक्टोरिया, पर ये कुछ बोल नहीं सकती जिसकी वजह से इसकी इंटरप्रेटर है वेरोनिका, और ये दोनों अपने आप को एक ही इंसान मानती हैं। इसके बाद डेमी वुमेन्स के ऊपर स्पीच देती है कि हम कितनी अच्छी हैं वगैरह वगैरह, जिसके बाद वो सारी नई वुमेन्स से बताती हैं कि अगर आप लोगों को चियर मेजॉन्स का पार्ट बनना है तो आप लोगों को 3 टेस्ट क्लियर करने पड़ेंगे, और अगर आपने वो 3 टेस्ट क्लियर कर दिए तो आप लोग चियर मेजॉन्स की पार्ट बन जाओगी। इसके बाद इन सब का फर्स्ट टेस्ट चालू होता है जिसमें इन सब के सामने काफी सारा खाना रखा गया है, पर इन सारे खाने में जमाल घोटा मिला है और सिर्फ एक ही ऐसा खाना है जो कि नॉर्मल है, और इन सबको फिगर आउट करना है कि वो खाना कौन सा है। इसके बाद मिस क्रम्बल जब खाने को देखती हैं तब वो फिर से वापस अपने इमेजिनेशन के अंदर चली जाती हैं, जहां इस बार प्रिंसिपल बर उनसे कुछ ग्रेड्स यानी कि मार्क्स को चेंज करने को बोलते हैं। मिस क्रम्बल भी हाँ बोल देती हैं, बोलती हैं कि अगर ये चीज स्कूल को हेल्प करेगी तो मैं जरूर ये चीज करूंगी, पर साथ ही साथ ये भी बोलती है कि यार ये सब चल क्या रहा है। सीन वापस से प्रेजेंट में आता है जहां जब साइड कैरेक्टर्स उस खाने को खाती हैं तब ऑब्वियसली उन लोगों के पेट में गड़बड़ हो जाती है और वो लोग चली जाती हैं। इसके बाद एंजेलिका विच को देख लेती है, विच एंजेलिका से बोलती है कि मुझे तुम्हारी हेल्प चाहिए, और एंजेलिका विच से बोलती है कि पर पहले हम लोगों को फिगर आउट करना पड़ेगा कि इसमें से नॉर्मल खाना कौन सा है, और विच तुरंत फिगर आउट कर लेती है कि नॉर्मल खाना एक्चुअल में पानी है, यानी कि सारे खाने में इन लोगों ने जमाल गोटा मिला रखा है, बस पानी ही नॉर्मल है। एंजेलिका और विच पानी पी लेती है और डेमी इन लोगों को कांग्रेचुलेट करती है कि आप लोगों ने टेस्ट 1 को क्लियर कर लिया है। सीन शिफ्ट होकर जॉर्ज की तरफ जाता है जहां वो सैम को बचाने के लिए प्लान बना रहा होता है, पर तभी वहां पे इलाई आ जाता है तो जॉर्ज फिर से उसे मॉल से बाहर निकाल देता है। सीन शिफ्ट होकर सैम डीन की तरफ जाता है जहां वो मैरी और बैरी को बता रही होती है कि इस न्यूक्लियर अपोक्लिप्स में सब्जियां उगाना, वेजिटेबल्स उगाना कितना ज्यादा मुश्किल है। बिकॉज ऑफ रेडिएशन वेजिटेबल्स काफी अजीब तरीके से उगते हैं, और जब सैम डीन ने फाइनली फिगर आउट कर लिया कि अगर उसे रेडिएशन में सब्जियों को नॉर्मल तरीके से उगाना है तो उसे सनफ्लावर का यूज करना पड़ेगा, और जब उसने सनफ्लावर का यूज करके स्ट्रॉबेरीज को नॉर्मल तरीके से उगा लिया तब टर्बो ने केक को ऐसे ही बर्बाद कर दिया। इसके बाद ये तीनों साथ में मिल जाते हैं टर्बो के अगेंस्ट कुछ करने के लिए। इसके बाद सीन शिफ्ट होकर एंजेलिका और विच की तरफ जाता है जहां विच एंजेलिका से बोल रही होती है कि तुम्हें मेरी मदद करनी होगी, चलो वापस घर चलो, पर एंजेलिका विच से बोलती है कि मैं घर वापस नहीं चल सकती क्योंकि जॉश ने मुझे निकाल दिया है, और ऊपर से चियर मेजॉन्स भी काफी स्ट्रॉन्ग ग्रुप है, अगर हम लोग इन टेस्ट को पास करके चियर मेजॉन्स के मेंबर बन जाते हैं तो शायद मैं आपकी मदद और अच्छे तरीके से कर पाऊं। इसके बाद इनका सेकंड टेस्ट चालू होता है जिसमें इन्हें कुछ गूलीज को अपने हाथों से मारना है। एंजेलिका बाकियों की मदद से सारे गूलीज को एक जगह इकट्ठा करके सारे गूलीज को डिफीट कर देती है, पर तभी उसके पीछे एक गूली आ जाता है। फॉर्चुनेटली मिस क्रम्बल वहां आ
जाती हैं, जिन्हें देख के वो गूली वहां से भाग जाता है। गूली के जाने के बाद मिस क्रम्बल को जमीन पर ब्लड दिखता है तो वो उस ब्लड को चाटने लगती है, जिसे देख के डेमी उन्हें पकड़वाने का ऑर्डर दे देती है। सीन शिफ्ट होकर मॉल की ओर जाता है, जहाँ सेफ्टी अलार्म्स बजने लगते हैं। जॉश को लगता है कि ये काम इलाई ने किया है, तो वो इलाई को ढूंढते ढूंढते छत पे जाता है, और वो जब छत पे पहुंच जाता है तब उसे मालूम पड़ता है कि ये काम इलाई ने नहीं बल्कि मेविस ने किया है। मेविस जॉश को बाहर की सीनरी दिखाने के लिए अपने पास बुलाती है। इसके बाद सीन शिफ्ट होकर मिस क्रम्बल की ओर जाता है, जिनसे डेमी पूछ रही होती है कि आप जिंदा कैसे हो, आपके साथ हुआ क्या है। मिस क्रम्बल डेमी के गले की गोल्ड चेन को नोटिस करती है, जिसके बाद वो फिर से वापस अपनी इमेजिनेशन में चली जाती हैं, जहां वो प्रिंसिपल बर के गले में भी वैसी ही चेन नोटिस करती हैं। और फिर उन्हें मालूम पड़ता है कि प्रिंसिपल बर अभी तक बच्चों के पेरेंट्स से पैसे ले रहे थे बच्चों के ग्रेड्स चेंज करने के लिए, और मिस क्रम्बल ने भी प्रिंसिपल बर की बातों में आके बच्चों के ग्रेड्स चेंज कर दिए। फिर मिस क्रम्बल को फाइनली होश आता है और उन्हें रियलाइजमेंट होता है कि वो इस इमेजिनेशन में क्यों है। वो बताती हैं कि उनका हमेशा से सपना था एक अच्छी टीचर बनना, उस टाइप की टीचर बनना जो कि हमें टीवियों में दिखाई जाती है, उस टाइप की टीचर्स जो कि हमेशा अपने स्टूडेंट्स की मदद करती हैं, जो कि हमेशा अपने स्टूडेंट्स को रास्ता दिखाती है, राह दिखाती हैं, जो कि अपने स्टूडेंट्स के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती हैं। पर वो ऐसी टीचर नहीं बन पाई। इसके बाद जब प्रिंसिपल बर ने उन्हें अटेंशन देना चालू किया, इंपॉर्टेंस देना चालू किया, तब उन्हें भी लगने लगा कि हाँ उनकी कुछ वर्थ है, जिसकी वजह से उन्होंने प्रिंसिपल बर के साथ सेक्स किया और बच्चों के ग्रेड्स भी चेंज किए। वो बोलती हैं कि उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था, ये चीज गलत थी। फिर वो प्रेजेंट में आती हैं, जहां वो डेमी से बोलती हैं कि मैं कोई गूली या मॉन्स्टर नहीं हूं, मैं एक इंसान हूं। और फिर मिस क्रम्बल बताती हैं कि उनके साथ एक्चुअल में क्या हुआ था। मिस क्रम्बल बताती हैं कि जब उन्हें मालूम चल गया था कि प्रिंसिपल बर बच्चों के ग्रेड्स चेंज करने के लिए पैसे ले रहे हैं, तो उनकी और प्रिंसिपल बर की फाइट हुई थी, जिसकी वजह से मिस क्रम्बल सीढ़ियों से गिर गई थी, और उसी समय न्यूक्लियर एक्सप्लोजन भी हो गया था, जिसकी वजह से मिस क्रम्बल को एक दिमागी बीमारी हो गई है, जिसकी वजह से मिस क्रम्बल इतनी सारी पागलपंतियां करती हैं। मिस क्रम्बल क्रेजी नहीं है, वो बस बीमार हैं। पर डेमी उनकी बात नहीं मानती और सबसे पूछती हैं कि इन्हें मार दिया जाए या छोड़ दिया जाए। सारी लड़कियां तो बोलती हैं कि इन्हें मार दिया जाए, पर एंजेलिका बोलती है कि नहीं, थर्ड चॉइस भी है कि हम लोग यहाँ से चले जाएं। इसके बाद एंजेलिका और मिस क्रम्बल वहां से जाने लगते हैं, पर डेमी उन्हें रोकती है और बताती है कि यही था तीसरा टेस्ट, जिसमें वो उन सबकी लॉयल्टी चेक कर रही थी, और इस टेस्ट को सिर्फ एंजेलिका ने पास किया है। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है, हम देखते हैं बैरी, मैरी और सैम डीन, और बोलते हैं कि टर्बो को सिर्फ आप ही रोक सकते हो, यानी कि यहाँ पे वो प्रिंसिपल बर की मदद लेने आए हैं टर्बो को रोकने के लिए, हराने के लिए। सीन शिफ्ट होकर एंजेलिका की तरफ जाता है, जहाँ पे एंजेलिका विनर बन चुकी है और अपनी मिस क्रम्बल एंजेलिका को छोड़ के जा रही होती है, पर तभी एंजेलिका उनके पास आती है, उन्हें रोकती है, और फिर इन दोनों के बीच में एक काफी होलसम और क्यूट सा मोमेंट होता है। सीन शिफ्ट होकर जॉश और मेविश की तरफ जाता है, जहाँ जॉश मेविश को बता रहा होता है कि वो एक पागल है, वो सोचता था कि उसे अपोकलिप्स के बारे में सब कुछ मालूम है, उसने अपोकलिप्स को सरवाइव करने के लिए कुछ रूल्स बनाए थे, पर अब उसने खुद के ही रूल्स को तोड़ दिया है। और इसके बाद जॉस ये भी बताता है कि वो एक काफी बुरा इंसान भी है, क्योंकि न्यूक्लियर एक्सप्लोजन से पहले उसने सैम डीन का दिल तोड़ा था, साथ ही साथ ब्रेकअप भी कर लिया था। और इसी बिग रिवील के साथ ये एपिसोड यहीं पे खत्म हो जाता है। सो हेलो गाइस, इट्स मी आयुष, और मैं तुम सभी का वेलकम करता हूँ चैनल के एक और ब्रांड न्यू वीडियो में। और आज के वीडियो में हम लोग एक्सप्लेनेशन करने जा रहे हैं डे ब्रेक के एपिसोड नंबर 8 का। प्रीवियस एपिसोड में हमने देखा था कि जॉस मेविश को बताता है कि वो पैथेटिक है, एक लूजर है, उसने सैम डीन के साथ ब्रेकअप कर लिया था, पर ब्रेकअप करने से पहले उसने सैम डीन का दिल तोड़ा था। सो इस एपिसोड में हमें यही दिखाया जाएगा कि अपना जॉस सैम डीन का दिल कैसे तोड़ता है, यानी कि ये पूरा 8th एपिसोड फ्लैशबैक में होने वाला है। सो नाउ विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, लेट्स गेट ऑन टू द एक्सप्लेनेशन। एपिसोड चालू होता है मिस क्रम्बल की क्लास से, जहां मिस क्रम्बल अपनी क्लास को पढ़ा रही होती हैं, पर वो नोटिस करती हैं कि सैम डीन का क्लास में ध्यान नहीं है, जिसकी वजह से मिस क्रम्बल सैम डीन से पूछती हैं कि चलो हमें सनफ्लावर की 3 खासियतें बताओ। सैम डीन क्लास में ध्यान नहीं दे रही होती है, जिसकी वजह से उसे पहले तो थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है इसका आंसर करने में, पर फिर वो बताती है कि सनफ्लावर्स एज फूड यूज करे जा सकते हैं, एज मेडिसिन यूज करे जा सकते हैं। पर वो तीसरी खासियत नहीं बता पाती, तो वो सिर्फ ये बोल देती है कि सनफ्लावर्स खूबसूरत होते हैं। और मिस क्रम्बल जवाब देती है कि हाँ, सनफ्लावर्स खूबसूरत होते हैं, पर ये उनकी तीसरी खासियत नहीं होती। सनफ्लावर्स की तीसरी खासियत ये होती है कि वो लोग रेडिएशन को एब्जॉर्ब कर लेते हैं। इसके बाद मिस क्रम्बल वापस से पढ़ाने लग जाती हैं, पर फिर हमें मालूम पड़ता है कि हमारी सैम डीन को एज होम कमिंग क्वीन सेलेक्ट किया गया है, यानी कि यहाँ पे होम कमिंग पार्टी होने वाली है, जिसमें सैम डीन एज क्वीन बनेगी। पर उसे ये क्वीन वुइन नहीं बनना, उसे होम कमिंग पार्टी में जाना ही नहीं है, जिसकी वजह से वो जॉस को एक लेटर लिखती है, जिसमें वो बताती है कि वो पार्टी में नहीं जा रही है, और
और जॉश से पूछती है कि जॉश क्या करना चाहता है, क्या जॉश मूवी देखना चाहता है, स्विम करना चाहता है या खाना पीना खाना चाहता है। सैम डीन वो लेटर जॉश के लिए छोड़ देती है, फिर क्लास से निकल जाती है। रास्ते में उसे सभी लोग ग्रीट कर रहे होते हैं। सैम डीन भी उन्हें हाय हेलो बोल देती है, पर वो अंदर ही अंदर इरिटेटेड लग रही होती है। इसके बाद जॉश उसके पास आके उसके लेटर का जवाब देता है कि चूज क्या करना, क्यों ना सभी कुछ किया जाए। इसके बाद सैम डीन और जॉश घूमने फिरने लगते हैं और घूमते घूमते जॉश के घर आते हैं। जॉश के घर आने पे जॉश को एक नोट मिलता है जिसमें लिखा होता है कि जॉश अपने फादर को कॉल करे, पर वो उस नोट को इग्नोर कर देता है। इसके बाद सैम और जॉश साथ में मजा करने लगते हैं। सैम जॉश के हाथ पर सनफ्लावर बनाती है, फिर ये दोनों माल फूकते हैं एंड फिर ये दोनों किस विस करने लग जाते हैं। इसके बाद सैम को भूख लगने लग जाती है तो वो रामेन ऑर्डर करने लग जाती है, पर अपना जॉश मना करता है और बोलता है कि नहीं, मुझे रामेन नहीं पसंद है। इसके बाद जॉश काफी सारे फूड्स के बारे में बताता है जो कि उसे नहीं पसंद है, पर सैम फिर भी ऑर्डर कर देती है। जॉश बोलता है कि तुमने सच्ची में ऑर्डर कर दिया, क्या ऑर्डर किया है तुमने? तो सैम बताती है कि ये जानने के लिए तो तुम्हें 43 मिनट्स इंतजार करना पड़ेगा, और अब हम इस 43 मिनट में क्या करें, ऐसा क्या है जो हम इस 43 मिनट में कर सकते हैं। जिसके बाद ये लोग किस करने लग जाते हैं। जॉश सैम से पूछता है कि क्या हम लोग रियली में सेक्स करने वाले हैं, और सैम जवाब देती है कि यस, हम लोग रियली में सेक्स करने वाले हैं। और यार, जब मैं इस एपिसोड को पहली बार देख रहा था तब मुझे इतनी सारी एम्बैरेसमेंट फील हो रही थी कि मैं क्या बताऊं, क्योंकि इसमें काफी सारे ऑकवर्ड मोमेंट्स हैं। एनीवेज, फिर जॉश सैम से पूछता है कि कहीं तुम मेरे साथ इसलिए तो सेक्स नहीं करना चाह रही हो क्योंकि तुमने अभी अभी माल फूका है और तुम नशे में हो। फिर सैम जवाब देती है कि अरे नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, और जॉश को एक ऐप दिखाती है जो कि आपको ये बताता है कि अदर पर्सन आपके साथ सेक्स करना चाहता है या नहीं। ये एक कंसेंट ऐप है जिसका नाम मुझे चाहिए। इस ऐप के अंदर काफी वियर्ड सी चीजें होती हैं, साथ ही साथ इस ऐप के अंदर डिफरेंट टाइप की पोजीशंस के बारे में भी बात करी गई है, जिसे सुन के जॉश के तो होश ही उड़ जाते हैं। तो सैम जॉश को तसल्ली देने के लिए उससे पूछती है, क्या तुम मेरे साथ सेक्स करना चाहते हो? जॉश हाँ बोलता है। सैम भी बोलती है कि हाँ, मैं भी तुम्हारे साथ सेक्स करना चाहती हूँ, जिसके बाद जॉश के मन को थोड़ी सी तसल्ली मिलती है। इसके बाद ये लोग फिर से किस करने लग जाते हैं, पर जॉश फिर से रुक जाता है और इस बार अपने कमरे में कुछ करने जाता है। जॉश की मदर का कॉल आने लगता है तो सैम जॉश को बताती है कि तुम्हारी मदर का कॉल आ रहा है, पर जॉश बोलता है कि हाँ ठीक है, फोन को काट दो। सैम पूछती है कि कहीं तुम्हारी मॉम आ तो नहीं जाएंगी, पर जॉश बोलता है कि नहीं, इतनी जल्दी तो नहीं आ पाएंगी क्योंकि मेरी मॉम बहुत दूर है। अगर वो फ्लाइट का भी यूज करती हैं तो वो यहाँ पे 8 बजे तक आ पाएंगी। इसके बाद सैम जॉश को बताती है कि तुम्हारी मदर ने मैसेज किया है कि तुम अपने फादर को कॉल करो, पर जॉश कोई जवाब नहीं देता। तो सैम उसके कमरे में जाती है देखने की आखिर ये बंदा कर तो कर क्या रहा है, और उसे देखने को मिलता है कि जॉश ने उनके फर्स्ट टाइम के लिए सैटिन बिस्तर खरीदा होता है, साथ ही साथ एक कैंडल भी खरीदी होती है जो कि अच्छी सुगंध देती है। इन सारी चीजों को देखकर सैम का मिक्स्ड रिएक्शन रहता है, यानी कि वो खुश भी होती है पर साथ ही साथ थोड़ा सा ऑकवर्ड भी फील कर रही होती है। इसके बाद ये दोनों बिस्तर में घुसते हैं एंड भक, मैं इस सीन को एक्सप्लेन नहीं करने वाला, काफी ज्यादा ऑकवर्ड था भाई ये सीन। मैं नहीं बोलने वाला इस सीन में क्या क्या हुआ था, बट यस, इस सीन में इतना ज्यादा ऑकवर्ड पना हुआ था कि जॉश गलती से सैम की नाक पे मार देता है एंड सैम की नाक से खून निकलने लग जाता है। जॉश सैम से बोलता है कि हमें हॉस्पिटल चलना चाहिए, पर सैम बोलती है कि अगर हमने ऐसा किया तो हमारे पेरेंट्स को मालूम पड़ जाएगा कि हम क्या कर रहे थे। पर जॉश बोलता है कि तुम्हारी नाक पे ये चोट थोड़े रह सकती है, तुम हमारी होम कमिंग क्वीन हो, जो कि तुम अपनी उस वीडियो की वजह से बनी हो। और सैम बोलती है कि यार, मैं तो वो वीडियो बस लोगों को खुश करने के लिए बना रही थी, मैं कभी भी एक बड़ी सी इन्फ्लुएंसर नहीं बनना चाहती थी, क्वीन नहीं बनना चाहती थी। पर जॉश उसे एक राजा की कहानी सुनाता है और बताता है कि वो राजा अपने लोगों को खुश करना चाहता था, जिसकी वजह से वो राजा बना था। इसी वजह से तुम अपने लोगों को खुश करना चाहती हो तो तुम क्वीन हो। इसके बाद जॉश फिर से सैम से माफी मांगता है कि सॉरी, मैंने तुम्हारी नाक तोड़ दी, और सैम बोलती है कि अरे अरे ठीक हो जाएगी। फिर सैम जॉश को समझाती है कि सबका फर्स्ट टाइम ऑकवर्ड होता है और सेक्स सिर्फ बेड पे नहीं होता, काफी सारी जगहों पर हो सकता है। जो सुनने के बाद जॉश काफी शॉक्ड हो जाता है और सरप्राइज्ड हो जाता है, क्योंकि उसे ऐसा लगा था कि ये उन दोनों का फर्स्ट टाइम है, पर अब उसे मालूम चल रहा है कि सैम तो वर्जिन है ही नहीं। वो सैम से पूछता है कि तुम्हारे पहले कितने बॉयफ्रेंड रह चुके हैं, और सैम उसे जवाब देती है कि इससे तुम्हें क्या मतलब, और अगर तुम्हें बता देती हूँ तो क्या तुम्हारा मुझे देखने का नजरिया बदल जाएगा। जॉर्ज बोलता है अरे छोड़ो इन बातों को, पर फिर सैम बोलती है कि 20 लड़कों के साथ सोई हूँ मैं, बहुत सारी लड़कियों के साथ भी मैं सोई हूँ, साथ ही साथ तुम्हारे बुली होल्स के साथ भी मैं सोई हूँ, वो भी 2-2 बार। जॉर्ज बोलता है कि अरे मैं तो बस तुमसे पूछ रहा था क्योंकि तुमने पहले मुझे ये बात नहीं बताई थी। और सैम बोलती है कि यार तुम कितने ज्यादा इमैच्योर हो। इसके बाद सैम जॉर्ज को अपना फोन दे देती है और बोलती है कि इस कंसेंट ऐप में मेरी पूरी सेक्सुअल हिस्ट्री है, तो अगर तुम मेरे बारे में जानना चाहते हो तो तुम
इस ऐप को देख सकते हो। इसके बाद सैम जॉश की मॉम के रूम के अंदर जाके जॉश की मॉम की नाइटी लाती है एंड गाना चलाते हुए जॉश की मॉम की नाइटी पहन लेती है। इसके बाद सैम मेकअप करके एक क्राउन बना के अपने जॉश को शिड्यूस करने लगती है। जॉश और सैम किस कर ही रहे होते हैं कि तभी वहां पे डिलीवरी मैन खाना लेके आ जाता है। सैम बाहर जाके दरवाजा खोलती है एंड जॉश को परेशान करने के लिए उस डिलीवरी मैन को काफी अजीब तरीके के इशारे देने लगती है। वो डिलीवरी मैन जॉश से पूछता है कि भाई इस पगली को हुआ क्या है, और जॉश बोलता है कि मुझे नहीं मालूम यार इसे क्या हो गया है। इसी ऑकवर्डनेस के साथ वो डिलीवरी मैन वहां से चला जाता है। फिर सैम और जॉश खाना खाने लग जाते हैं, जहां सैम ने काफी डिफरेंट तरीके के फूड्स को ऑर्डर किया होता है जिनका नाम तक हमारा जॉश सही से नहीं प्रोनाउंस कर पा रहा होता। इसके बाद जॉश और सैम स्विमिंग करने लग जाते हैं, जहां जॉश सैम से बोलता है आई लव यू, पर सैम जॉश से बोलती है कि नहीं, तुम मुझसे प्यार नहीं करते क्योंकि तुम अभी तक मेरे ट्रू सेल्फ को ही नहीं जानते हो। यहाँ पर कोई भी मेरे ट्रू सेल्फ को नहीं जानता है। हर कोई चाहता है कि मैं होम कमिंग की पार्टी में एज अ डॉल बन के आऊं जिसके हाथ में गुलाबों का गुलदस्ता हो। जॉश बोलता है कि होम कमिंग क्वीन बनना बड़ी बात है, और सैम बोलती है कि मैं सिर्फ होम कमिंग क्वीन इसीलिए बन पाई हूँ क्योंकि मेरा वो वीडियो पॉपुलर हो गया था। जॉश बोलता है कि पर वो वीडियो तो सबको पसंद है, और सैम बोलती है कि क्या तुमने कमेंट्स पढ़े भी हैं? एक बंदे ने लिखा था कि मेरे बोलने का स्टाइल घटिया है, दूसरे बंदे ने लिखा था कि मेरा जो शरीर है वो घटिया है। जॉश बोलता है कि अरे यार कुछ ना कुछ तो हेट कमेंट्स होते ही हैं। फिर जॉश सैम से पूछता है कि आखिर तुम किन फ्लावर्स को अपने साथ होम कमिंग पे ले जाना चाहती हो। सैम बोलती है कि सनफ्लावर्स, क्योंकि सनफ्लावर्स 3 तरीके से काम आ सकते हैं। सनफ्लावर्स को एज फूड यूज करा जा सकता है, एज मेडिसिन यूज करा जा सकता है, और साथ ही साथ सनफ्लावर्स रेडिएशन को भी ऑब्जॉर्व कर लेते हैं। तुम्हें और मुझे और हम सब को सनफ्लावर्स बनना चाहिए। ये हमारी टीनेज है, हमें इस समय को यूटिलाइज करके अपने आप को फाइंड करना चाहिए। पर मैं इस बात से डरी हुई हूँ कि कोई स्ट्रेंजर आएगा और मुझे कुछ ऐसा बोल के चला जाएगा जिससे मेरी पूरी की पूरी सेल्फ रिस्पेक्ट टूट जाएगी। क्यों लोग मुझे इस तरीके से जज करते हैं? अभी तक तुमने सोच के रखा था कि मैं वर्जिन हूँ, पर अब जब तुम्हें मालूम पड़ा है कि मैं वर्जिन नहीं हूँ तो तुम मेरे बारे में गलत ही सोचने लग रहे हो। अगर तुम किसी लड़की के साथ सेक्स करते हो तो तुम्हें काफी अच्छा, काफी कूल समझा जाता है, पर अगर मैं किसी लड़के के साथ सेक्स करती हूँ तो मुझे खराब समझा जाता है। आखिर क्यों लोग मुझे इस तरीके से जज करते हैं? मैं भी एक नॉर्मल इंसान हूँ, मैं भी तुम्हारी तरह एक बच्ची हूँ। मैं कोई क्वीन नहीं हूँ जो कि लोगों को प्रोटेक्ट करना चाहती है, अपने बॉयफ्रेंड के लिए व्रत रखना चाहती है, फलाना ढिमकाना की ऐसी चीजें नहीं। मैं एक नॉर्मल इंसान हूँ तुम्हारी तरह। इसके बाद जॉश सैम को समझाता है कि हाँ ठीक है, मैं समझ गया और मैं जानता हूँ कि तुम कौन हो, मैं तुम्हारे रियल सेल्फ को जानता हूँ, तुम सैम डीन हो। एंड इसके बाद फिर इन लोगों के बीच में फाइनली सेक्स हो जाता है। इसके बाद जॉश की मदर का कॉल आता है। जॉश बोलता है कि कॉल मत पिक करना, पर फिर भी सैम कॉल को पिक कर लेती है। जॉश की मदर जॉश को फोन देने को बोलती है, और जब जॉश को फोन मिलता है तब उसे कोई ऐसी बात मालूम पड़ती है कि वो तुरंत शॉक हो जाता है और फिर कपड़े पहन के बाहर उदास होके बैठ जाता है। सैम उसके पास आती है, उससे पूछती है क्या हुआ है, और जॉश उसे बताता है कि मेरे फादर अब नहीं रहे। सैम बोलती है सुन के काफी दुख हुआ, क्या मैं तुम्हारे लिए कुछ कर सकती हूँ? पर जॉश बोलता है नहीं, तुम्हें अब स्कूल चले जाना चाहिए क्योंकि तुम होम कमिंग क्वीन। सैम बोलती है अरे नहीं, मैं तुम्हारे साथ यहाँ रह सकती हूँ, पर जॉश बोलता है कि नहीं, मुझे अकेला छोड़ दो। सैम बोलती है तुम मेरे ऊपर काहे गुस्सा रहे हो, और जॉश बोलता है कि जब मेरे फादर मर रहे थे तब मैं यहाँ पर तुम्हारे साथ टाइम वेस्ट कर रहा था। तुम्हारे पास वो लिटरल में सब कुछ है जो कि एक नॉर्मल इंसान को चाहिए होता है। तुम खूबसूरत हो, तुम पॉपुलर हो, पर तब भी तुम इस चीज की कदर नहीं करती हो और सोचती हो कि तुम्हारी लाइफ काफी खराब है। इसके बाद जॉश एक ऐसी बात बोलता है जो कि बहुत ही खराब होती है। जॉश बोलता है कि तुम यहाँ से जाके एंडी के साथ सेक्स क्यों नहीं कर लेती, या फिर स्कूटर के साथ, या फिर होयल्स के साथ। सैम बोलती है कि तुमने मेरा फोन चेक किया, और जॉश बोलता है कि हाँ मैंने तुम्हारा फोन चेक किया और तुम सच्ची में एक बहुत ही खराब औरत हो। और इतना बोल के जॉश वहां से चला जाता है। फिर सैम भी रोते रोते वापस स्कूल जाती है। स्कूल जाके सैम मेकअप करना स्टार्ट करती है, पर फिर रोने लगती है। एंड इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पे खत्म हो जाता है। सो हेलो गाइज, इट्स मी आयुष और मैं तुम सभी का वेलकम करता हूँ चैनल के एक और ब्रांड न्यू वीडियो में। और आज की वीडियो में हम लोग एक्सप्लेनेशन करने जा रहे हैं डे ब्रेक के एपिसोड नंबर 9 का। हम लोग इसके प्रीवियस एपिसोड्स का एक्सप्लेनेशन ऑलरेडी कर चुके हैं, जो कि तुम लोगों को चैनल पे मिल जाएगा। एंड मैं तुम लोगों को रेकमेंड करूंगा कि तुम लोगों को वापस से जाके उन एक्सप्लेनेशंस को रिवॉच करना चाहिए अगर तुम लोगों को इस एपिसोड को सही से समझना है तो। एंड नाउ विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, लेट्स गेट ऑन टू द एक्सप्लेनेशन। सो एपिसोड के स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है कि बैरन ट्राइम
टर्बो के पास आ जाता है, उसे डिफीट कर देता है एंड फिर प्रिंसिपल बर बोलते हैं कि स्कूल वापस से स्टार्ट हो रहा है। सीन शिफ्ट होकर जॉश की तरफ जाता है जहां वो हम ऑडियंस को बता रहा होता है कि अब उसने फैसला कर लिया है कि वो सैम डीन को बचा के ही रहेगा एंड जब वो सैम डीन को बचा लेगा तब वो सैम डीन को लेके मॉन्टरॉश जाएगा जहां पे वो दोनों साथ मिलके अच्छे से अपनी जिंदगी एक विला वगैरह में बिताएंगे। इसके बाद जॉश ये भी बोलता है कि मैं होप करता हूँ कि सैम मुझे माफ कर दे, उस समय मेरे फादर की डेथ हो गई थी जिसकी वजह से मैंने गलती से ऐसा बोल दिया था। पर जॉश तभी रुक जाता है और अपने फादर के बारे में ज्यादा बात नहीं करता। एंड यस, बताने वाली यहाँ एक और बात है कि इस सीन में हमें मेविस नहीं दिखाई जाती है जो कि हमें 7th एपिसोड में दिखाई गई थी। बट चिंता मत करो, इसके लिए भी मेरे पास एक थियरी है जो कि मैं 10th एपिसोड के एक्सप्लेनेशन के लास्ट में बताऊंगा। इसके बाद हमें जॉश का पास दिखाया जाता है जहां पर वो अपने फादर के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड कर रहा होता है और इनके परिवार की एक प्रथा है कि ये लोग हर साल हंटिंग करने अपने वेयर हाउस पर जरूर आते हैं। तभी ईलाई जॉश के फ्लैशबैक को इंटरप्ट कर देता है। जॉश ईलाई को मॉल के अंदर देख के गुस्सा हो जाता है एंड ईलाई जॉश को बताता है कि बैरन ट्राइम्फ यानी कि प्रिंसिपल बर्ड ने टर्बो को मार दिया है और स्कूल को वापस से रीस्टार्ट कर दिया है। जॉश ईलाई से बोलता है कि तुम मुझे ये सारी बातें सिर्फ इसलिए बता रहे हो क्योंकि तुम चाहते हो कि मैं यहाँ मॉल से चला जाऊं एंड फिर तुम मॉल पे वापस से अपना कब्जा कर लो। और ईलाई जॉश से बोलता है कि तुम या तो सैम को बचा सकते हो या तो यहाँ के बच्चों को बचा सकते हो, पर तुम सबको नहीं बचा सकते। सीन शिफ्ट होकर टर्बो की तरफ जाता है जहाँ टर्बो को बाकियों की डेड बॉडीज के साथ फेंक दिया जाता है एंड हमें मालूम पड़ता है कि टर्बो मरा नहीं है बल्कि वो अभी भी जिंदा है। इसके बाद ईलाई वहां आकर टर्बो को बचा लेता है। फिर सीन शिफ्ट होता है, हम देखते हैं प्रिंसिपल बर्स सेविंग वगैरह कर रहे होते हैं, तैयार हो रहे होते हैं अपने प्रिंसिपल के रोल को वापस से निभाने के लिए। इसके बाद प्रिंसिपल बर्स सैम डीन और बैरी के पास आते हैं जहाँ सैम डीन उनसे बोलती है कि आप वापस से हमारे प्रिंसिपल भले बन गए हो पर हम कभी ये भूल नहीं सकते कि आपने बच्चों को खाया है। जिस पे प्रिंसिपल बर्ड जवाब देते हैं कि अब मैं ऐसा कुछ नहीं करूंगा और देखो मैं अपनी भूख मिटाने के लिए अब प्रोटीन शेक पी रहा हूँ। इसके बाद सैम डीन पूछती है कि आप एक अडल्ट होने के बावजूद इस न्यूक्लियर रेडिएशन वाले वायरस से बच कैसे गए, आप घूली बने कैसे नहीं। जो प्रिंसिपल बर्ड बताते हैं कि ये स्कूल काफी पुराना है, इस स्कूल ने काफी सारी जंगें झेली हैं जिसकी वजह से इस स्कूल में बंकर है जिसमें छुप के इन्होंने सरवाइव किया और जब ये वापस निकले तब इनकी बॉडी में कुछ ऐसी म्यूटेशन हो गई जिसकी वजह से ये अदर अडल्ट्स की तरह घोली नहीं बने। इसके बाद प्रिंसिपल बर बोलते हैं कि हमें ये पता है कि मैंने कैसे सरवाइव किया पर तुम बच्चे कैसे सरवाइव किए इस न्यूक्लियर रेडिएशन वाले वायरस को। सैम बोलती है ये तो पता नहीं है एंड प्रिंसिपल बर बोलते हैं कि हाँ, पर अगर हम साथ मिलके वर्क करते हैं तो हम फिगर आउट कर सकते हैं कि तुम बच्चों ने इस न्यूक्लियर रेडिएशन वाले वायरस को कैसे सरवाइव किया। इसके बाद प्रिंसिपल बर सैम डीन से बोलते हैं कि सारे इंटेलिजेंट बच्चों को एक क्लास में गैदर करो, हम लोग साथ मिलके फिगर आउट करेंगे कि तुम बच्चों ने कैसे सरवाइव किया। बैरी पूछता है कि मैं क्या करूं और प्रिंसिपल बर बोलते हैं कि तुम मुझे अपनी टीम के बारे में बता सकते हो कि वो लोग कैसे मारे गए और शायद थोड़ा रो भी लो। इसके बाद सीन शिफ्ट होकर जॉश की ट्राइब यानी कि उन बच्चों के ऊपर जिन्हें जॉश ने बैरन ट्राइम से सेव किया था उनके ऊपर जाता है जो कि इस बारे में डिस्कशन कर रहे होते हैं कि उनकी इस ट्राइब का, उनकी इस टीम का नाम क्या होना चाहिए। वो लोग काफी सारे नाम बोलते हैं पर तभी केजे उठ के बोलती है कि हम लोग अभी जिंदा इसलिए हैं क्योंकि हम लोग एक साथ है तो हम लोगों का नाम डे ब्रेकर्स होना चाहिए। इसके बाद केजे वहां से उठ के चली जाती है और जॉश उसे छुप के देख रहा होता है तो केजे उससे बोलती है कि जॉश तुम्हें छुपना बिल्कुल नहीं आता। जिसके बाद जॉश बोलता है कि आखिर मैं सैम और अपनी ट्राइब को एक साथ कैसे बचाऊं। तभी उसे वापस से एक फ्लैशबैक आता है जहां जॉश के फादर जॉश को बोल रहे होते हैं कि अगर तुम्हें शिकार करना है तो तुम्हें अपने शिकार को जानना होगा। और अपना जॉश बोलता है कि इतने साल हो चुके हैं, यहाँ कोई जानवर नहीं आने वाला, ग्लोबल वार्मिंग की वजह से सारे जानवर यहाँ से जा चुके हैं। जॉश के फादर जॉश से कहते हैं कि अरे ऐसे मत बोलो और जॉश अपने फादर को बताता है कि मदर मुझे एलए ले जा रही हैं। एंड फिर हमें मालूम पड़ता है कि जॉश के फादर और जॉश की मदर एक साथ नहीं रहते हैं, जॉश अपनी मदर के साथ रहता है एंड बस फ्रीक्वेंटली अपने फादर को विजिट करने आता रहता है। जॉश अपने फादर से बोलता है कि उसे एलए नहीं जाना और जॉश के फादर जॉश की मदर को मनाए ना जाने के लिए, पर वो जॉश से बोलते हैं कि अरे इसमें बुरा ही क्या है, एलए एक अच्छी जगह है और ऊपर से हम लोग हॉलीडेज पे तो मिलते रहेंगे ना। इसके बाद सीन वापस से प्रेजेंट में आता है जहाँ जॉश ईलाई के पास जाके बोलता है कि मुझे वो तुम्हारा बैरन ट्राइम वाला फेक वाला कॉस्ट्यूम चाहिए ताकि मैं स्कूल में जाके सैम डीन को बचा सकूं और इन रिटर्न मैं यहाँ मॉल में कभी वापस नहीं आऊंगा, पर हाँ तुम बाकी बच्चों को मॉल से बाहर नहीं निकाल सकते। पर ईलाई जॉश को मना कर देता है। इसके बाद जॉश ईलाई से बोलता है कि अगर मैं स्कूल जाके तुम्हारी उस चीज को ले आऊं जिसे तुम सबसे ज्यादा चाहते हो तब क्या तुम मुझे बैरन ट्राइम का फेक वाला कॉस्ट्यूम दोगे। ईलाई पूछता है कि वो क्या है एंड जॉश बताता है कि तुम्हारे पोकेमॉन कार्ड्स जो कि ईलाई ने स्कूल में अपने लॉकर के अंदर छुपा रखे हैं। इसके बाद हमें ईलाई
इलाई का पास्ट दिखाया जाता है जहां उसे पोकेमॉन कार्ड्स काफी पसंद होते हैं, पर उसकी मदर उसे कभी भी पोकेमॉन कार्ड्स नहीं लेने देती थी क्योंकि उसका पूरा परिवार इमिग्रेंट था, जिसकी वजह से इलाई के बचपन में उसके परिवार को सही से 2 वक्त का खाना भी नहीं मिलता था। तो ये खिलौने विलौने पोकेमॉन कार्ड्स उनके परिवार के लिए काफी अननेसेसरी थे। पर जब इलाई टीनेज में आया तब उसे फाइनली अपने पोकेमॉन कार्ड्स मिल गए, जिसकी वजह से वो अपने पोकेमॉन कार्ड्स को काफी चाहता है, पसंद करता है। इसके बाद सीन वापस से प्रेजेंट में आ जाता है जहां इलाई जॉस से बोलता है कि नहीं, अगर मैंने तुम्हें अकेले जाने दिया तो तुम मेरे कार्ड्स को खुद रख लोगे, मैं भी तुम्हारे साथ स्कूल चलूंगा। सीन शिफ्ट होकर वेस्ली की तरफ जाता है जो कि टर्बो को जॉश के अपार्टमेंट में ला के टर्बो की इंजरीज को हील करने की कोशिश कर रहा होता है। इसके बाद सीन शिफ्ट होकर प्रिंसिपल बर की तरफ जाता है जो कि क्लासरूम में आते हैं जहां पर सैम डीन ने यहाँ के सबसे इंटेलिजेंट बच्चों को गैदर करा होता है। प्रिंसिपल बर बोलते हैं कि बस इतने ही बच्चे हैं एंड सैम डीन उन्हें बताती है कि हाँ, बाकियों को आप खा गए हो या फिर वो किसी दूसरी टीम में है या तो वो न्यूक्लियर रेडिएशन की वजह से मर गए थे। और यहाँ पर हमें मालूम पड़ता है कि कुछ बच्चे भी न्यूक्लियर रेडिएशन के वायरस की वजह से मरे हैं। फिर वहाँ के बच्चे आपस में काफी बुरी लैंग्वेज में बात करने लग जाते हैं, जिसकी वजह से प्रिंसिपल बर बोलते हैं कि अब से इस टाइप की लैंग्वेज यहाँ पर नहीं चलेगी, हर कोई पॉजिटिव रहे। सीन शिफ्ट होकर जॉश की तरफ जाता है जहाँ जब वो सैम को बचाने जाने के लिए तैयार हो रहा होता है तभी उसे आइडिया आता है और वो पेंट से एक लोगो बना देता है और केजे से बोलता है कि ये होगा हमारी डे ब्रेकर्स टीम का लोगो। इसके बाद जॉश वहां से जाने लगता है और केजे जॉश से पूछती है कि हम दोबारा मिलेंगे ना, एंड जॉश जवाब देता है कि हाँ, हम दोबारा वापस मिलेंगे। फिर जॉश जब जा रहा होता है तब वो एक पुतले से सनफ्लावर ले लेता है। इसके बाद रास्ते में जॉस फिर से बोलता है कि अब वो सैम को सेव कर लेगा और जब वो सैम को सेव कर लेगा तब वो उसके साथ माउंट रॉश पे जाएगा जहां पर वो उसके साथ अपनी बाकी की जिंदगी एक अच्छे से विला में बिताएगा। और इलाई बोलता है हाँ यार, चिंता मत कर, सेव कर लेंगे। फिर इन दोनों के बीच में थोड़ी बहुत बातचीत होती है जिसके बाद ये दोनों आपस में मेंटल पोकेमॉन खेलते हैं, जिसकी वजह से इन दोनों की बॉन्डिंग और अच्छी हो जाती है, ये लोग और अच्छे फ्रेंड्स बन जाते हैं। सीन शिफ्ट होकर वेस्ली की तरफ जाता है जिसके पास एंजेलिका और मिस क्रम्बल आती है। मिस क्रम्बल एक बायोलॉजी टीचर थी जिसकी वजह से वो यहाँ पे वेस्ली की मदद करती हैं टर्बो की इंजरीज को हील करने में। वेस्ली एंजेलिका से बोलता है तो तुमने चीयर मेसॉन्स को ज्वाइन कर लिया है, कॉन्ग्रेचुलेशंस, फाइनली तुम्हें तुम्हारा घर मिल गया है। एंजेलिका बोलती है हाँ, पर मैं, तुम और जॉश भी मिलके काफी अच्छी टीम बनाते थे। इसके बाद एंजेलिका वेस्ली से बोलती है कि मैं जानती हूँ कि तुम अकेले हो, पर प्लीज टर्बो के पास वापस मत जाओ। फिर मिस क्रम्बल आके बताती है कि उन्होंने टर्बो की ब्लीडिंग को रोक दिया है और टर्बो ठीक हो जाएगा। जिसके बाद एंजेलिका वेस्ली से गले मिलती है और उससे बोलती है कि तुम अकेले नहीं हो एंड वहां से चली जाती है। फिर सीन शिफ्ट होकर प्रिंसिपल बर की तरफ जाता है जहां वो कोई दवाई बना रहे होते हैं और सैम डीन उनके पास आके उनसे बोलती है कि आप हमारा खाना बर्बाद कर रहे हो। जिसके बाद प्रिंसिपल बर बताते हैं कि वो ये इसलिए बना रहे हैं क्योंकि उन्होंने फिगर आउट कर लिया है कि जो कुछ बच्चे रेडिएशन की वजह से मरे थे वो इसलिए मरे थे क्योंकि उन्होंने HPV वैक्सीन नहीं लगवाई थी, और जो बच्चे बच गए हैं उन्होंने वो HPV वैक्सीन लगवाई हुई है। पर अब प्रॉब्लम यहाँ पे ये आ रही है कि वो वैक्सीन हमेशा के लिए बच्चों को प्रोटेक्ट नहीं कर सकती, ऊपर से बच्चों ने अपना दूसरा और तीसरा डोज भी नहीं लिया है, जिसकी वजह से उन्हें अभी भी इस न्यूक्लियर रेडिएशन वाले वायरस से खतरा है। तो उनकी इम्यूनिटी को बूस्ट करने के लिए मैंने ये स्लाइम यानी कि काढ़ा बनाया है, और अगर तुम बच्चों के सामने इस स्लाइम को खाती हो तो वो भी इस स्लाइम को खाएंगे। एंड सैम डीन मान जाती है। इसके बाद सीन शिफ्ट होकर वेस्ली की तरफ जाता है जहाँ टर्बो फाइनली जाग जाता है। तो वेस्ली टर्बो से बोलता है कि हम दोनों ने साथ में बहुत बुरे काम किए हैं जिनके बारे में मैं कभी भूल नहीं सकता, ना ही एक दूसरे को कभी माफ कर सकता हूँ। तो हमें अब अच्छे इंसान, मतलब कि थोड़े बहुत ठीक ठाक इंसान बनने के लिए अपनी गलतियों को सुधारना होगा। सीन शिफ्ट होकर जॉश और इलाई की तरफ जाता है जहाँ जब वो लोग स्कूल के पास पहुंचने ही वाले होते हैं तभी वहाँ पे होयल्स आके इलाई को बैरन ट्राइम समझ के उसके ऊपर हमला कर देता है। जॉश उससे बोलता है कि पागल, वो इलाई है। जिसके बाद होयल्स वहाँ से चला जाता है, बट फॉर्चुनेटली वहाँ एक म्यूटेटेड डॉग आके होयल्स के ऊपर हमला कर देता है। एंड यार मैं उम्मीद करता हूँ कि कम से कम यहाँ तो होयल्स मर गया हो। दूसरी तरफ होयल्स के हमला करने की वजह से इलाई के पेट से खून निकलने लग जाता है एंड अनफॉर्चुनेटली इसकी वजह से इलाई मर जाता है। देखो, पहले इलाई का जब कैरेक्टर इंट्रोड्यूस हुआ था तब मुझे इलाई का कैरेक्टर बिल्कुल पसंद नहीं आया था, पर टाइम बाय टाइम मुझे इसका कैरेक्टर पसंद आने लगा। और यार मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि इसकी डेथ पे मैं इमोशनल होऊंगा, पर यस, इसकी डेथ दुख दे देती है। इसके बाद सीन शिफ्ट होकर स्कूल की तरफ जाता है जहाँ प्रिंसिपल बर के उस स्लाइम को खाने की वजह से सारे बच्चे बेहोश हो जाते हैं। सैम डीन प्रिंसिपल ऑफिस जाती है जहाँ उसे देखने को मिलता है कि प्रिंसिपल बर ने बैरी का एक पैर और एक हाथ काट दिया है। फिर प्रिंसिपल बर वहां आते हैं। सैम प्रिंसिपल बर से बोलती है कि आपने हमें धोखा दिया, हमने आपके ऊपर भरोसा किया था। एंड प्रिंसिपल बर बोलते हैं कि ये सब वो उन्हीं की
भलाई के लिए कर रहे हैं। वो एक नया वर्ल्ड बनाएंगे जहाँ पर कुछ भी बुरा नहीं होगा और हर कोई एक दूसरे को रिस्पेक्ट देगा। वो मॉडर्न जीसस बनेंगे। जिसके बाद सैम डीन भी बेहोश हो जाती है। फिर जॉस अपने फ्लैशबैक में आता है जहाँ वो अपने डैड से बोलता है कि उसने एंजेलिका और वेस्ली को अपने से दूर इसलिए किया ताकि वो उन्हें हर्ट ना करे, जैसे उसने अपने डैड को किया था। क्योंकि उसके डैड ने कहा था कि जब जॉश एलए चला जाएगा तब भी वो दोनों मिलते रहेंगे, पर जॉश फिर दोबारा अपने फादर से कभी नहीं मिला था। इसके बाद जॉश अपने फादर से थैंक यू भी बोलता है और बोलता है कि आप काफी अच्छे फादर थे। जॉश के फादर ने जॉश को काफी सारी चीजें सिखाई हैं जिन्होंने जॉश को सरवाइव करने में मदद करी। और ऐसे ही जॉश अपने फादर को आई लव यू बोल के वापस से प्रेजेंट में आ जाता है। जब जॉश स्कूल में आता है तब वहाँ उसे कोई नहीं दिखता। जॉश काफी जगह ढूंढता है पर उसे कोई भी नहीं मिलता। फिर बाद में जाके उसे सैम डीन दिख जाती है जो कि उसी बंकर को खोलने का ट्राई कर रही होती है। सैम डीन सोचती है कि ये बैरन टाइम है तो वो जॉश के ऊपर हमला करने के लिए आगे बढ़ती है, पर जॉश सैम को वो सनफ्लावर दिखा के काम डाउन करता है। फिर अपना चेहरा दिखाता है, पर सैम जॉश से बोलती है कि जल्दी यहाँ से भागो, और तभी एक बॉम्ब ब्लास्ट हो जाता है। एंड इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। सो हेलो गाइस, इट्स मी आयुष और मैं तुम सभी का वेलकम करता हूँ चैनल के एक और ब्रांड न्यू वीडियो में। और आज के वीडियो में हम लोग एक्सप्लेनेशन करने जा रहे हैं डेब्रेक सीरीज के एपिसोड नंबर 10 का। हम लोग इस सीरीज के प्रीवियस एपिसोड्स का एक्सप्लेनेशन ऑलरेडी कर चुके हैं जो कि तुम लोगों को हमारे चैनल पे मिल जाएगा। एंड यार आज का एपिसोड एकदम बवाल होने वाला है। सो नाउ विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम लेट्स गेट ऑन टू द एक्सप्लेनेशन। सो एपिसोड 10 चालू होता है वहीं से जहाँ पे एपिसोड 9 खत्म हुआ था। फिर हमें 36 मिनट्स पहले का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे हमें देखने को मिलता है कि बैरन ट्राइम के साथ टर्बो की टीम के बाकी के मेंबर्स मिल चुके हैं। बैरन ट्राइम यानी प्रिंसिपल बर्ड सबको एक जगह पर लाते हैं जहां एक मिसाइल गिरा होता है और सामने आगे की तरफ चियर मेजॉन्स का अड्डा होता है जहां एंजेलिका योगा कर रही होती है और अपने बैरन ट्राइम यानी कि प्रिंसिपल बर्ड को अपने प्लान को एग्जीक्यूट करने के लिए एंजेलिका की जरूरत है, जिसकी वजह से प्रिंसिपल बर्ड अपनी टीम के एक बंदे को उस बॉम्ब को एक्सप्लोड करने को बोलते हैं। वो बंदा बॉम्ब को एक्सप्लोड करवा देता है, जिसके बाद प्रिंसिपल बर्ड एंजेलिका को कैप्चर करने में कामयाब हो जाते हैं। फिर सीन शिफ्ट होकर सैम और जॉश की तरफ जाता है जिन्होंने एक्सप्लोजन को सरवाइव कर लिया होता है, पर एक्सप्लोजन की वजह से उन लोगों के कानों में कोई आवाज नहीं आ रही होती है, उन्हें सुनाई नहीं दे रहा होता है। एंड सैम इस सारे में जॉश को बताती है कि उसने बैरन ट्राइम यानी कि प्रिंसिपल बर्ड के ऊपर भरोसा करके बहुत ही बड़ी मिस्टेक कर दी है। इसके बाद सीन शिफ्ट होकर एंजेलिका की तरफ जाता है जिसे कि प्रिंसिपल बर्ड ने एक केज में कैद करके रखा होता है। फिर जब एंजेलिका को होश आता है तब प्रिंसिपल बर्ड उसके पास आते हैं, उसे उसके केज से आजाद करते हैं और बताते हैं कि बॉम्ब एक्सप्लोजन से पहले उन्होंने अपनी टीम को दूर कर लिया था जिससे कि उनकी टीम स्टिल सुन पाए, उनके कान ना खराब हों और एक्सप्लोजन के बाद भी उनकी टीम स्टिल सुनती रहे। इसके बाद प्रिंसिपल बर्ड इशारों से एंजेलिका को समझाने की कोशिश करते हैं कि उनका प्लान ये है कि वो अपनी पूरी टीम को लेके यहाँ से जा रहे हैं और जब वो यहाँ से चले जाएं तब ये जो न्यूक्लियर बॉम्ब है एंजेलिका इस न्यूक्लियर बॉम्ब को एक्टिव कर दे, फाड़ दे, जिससे कि यहाँ के लोग मर जाएं और प्रिंसिपल बर्ड और उनकी टीम सरवाइव कर जाए। पहले तो ऑब्वियसली एंजेलिका ना बोलती है, पर फिर प्रिंसिपल बर्ड अपने बंदों से कह के मिस क्रम्बल को वहां लाते हैं, उन्हें टॉर्चर करने लगते हैं, जो देख के एंजेलिका बॉम्ब को एक्सप्लोड करने के लिए मान जाती है क्योंकि वो मिस क्रम्बल को हर्ट होते हुए नहीं देख सकती। वो मिस क्रम्बल के बारे में केयर करती है जिसकी वजह से वो बॉम्ब को एक्सप्लोड करने के लिए मान जाती है। फिर सीन शिफ्ट होता है, जॉस और सैम मॉल में आते हैं जहाँ सब लोग उन्हें देख के बहुत ही खुश हो जाते हैं। फिर जॉस सबको बताता है कि बैरन ट्राइम हम लोगों के ऊपर न्यूक्लियर मिसाइल छोड़ने वाला है। केजे बोलती है कि हम लोगों को यहाँ से जाना पड़ेगा, पर सैम बोलती है कि नहीं, हम लोगों को बैरन ट्राइम यानी कि प्रिंसिपल बर्ड को स्टॉप करना हो। और सैम की बात कोई नहीं मानता और सब लोग केजे के साथ वहां से निकल जाने का डिसाइड करते हैं। जॉश और केजे काफी वियर्ड बिहेव कर रहे होते हैं जिससे सैम को मालूम पड़ जाता है कि इसने सैम के ऊपर चीट किया है विद केजे। फिर सीन शिफ्ट होकर वेस्ली और टर्बो की तरफ जाता है जो डिसाइड करते हैं कि उन लोगों ने साथ मिलकर बहुत बुरे काम किए हैं जिसकी वजह से वो लोग आपस में लड़ाई करेंगे, फाइट करेंगे और जो बंदा जीतता है, जो बंदा जिंदा बाहर निकल जाता है, उसे उसका सैल्वेशन मिल जाएगा। फिर सीन शिफ्ट होकर वापस से जॉस की तरफ जाता है जो कि अपनी स्वॉर्ड को देखते हुए रियलाइज करता है कि उसने अपनी जर्नी स्टार्ट ही इसलिए करी थी ताकि वो सैम को बचा सके, और अब वो सैम को छोड़ के केजे के साथ यहाँ से भागने जा रहा है जिसकी वजह से वो केजे से बोलता है कि वो उसके साथ नहीं भागेगा। एंड फिर सैम के पास जाके सैम से माफी मांगने लगता है, पर सैम उसे माफ नहीं करती और इंस्टेड उसे काफी सारी गालियां देने लग जाती है। पर फिर जॉस उसे उसका ही नोट दिखाता है जिसमें वो जॉस से पूछ रही होती है कि तुम कहाँ हो, और जॉस उसके
नोट का रिप्लाई करते हुए बोलता है कि मैं यही हूँ, जिसके बाद सैम मान जाती है और फिर ये लोग प्रिंसिपल बर को रोकने के लिए वहाँ से निकल जाते हैं। सीन शिफ्ट होकर प्रिंसिपल बर की तरफ जाता है जो कि मिस क्रम्बल से मिलने आते हैं। मिस क्रम्बल उनसे दूर हट रही होती हैं क्योंकि प्रिंसिपल बर ने मिस क्रम्बल को मारने की कोशिश करी थी, पर फिर प्रिंसिपल बर मिस क्रम्बल के करीब आते हैं और अपने हाथ को उनके हाथ से टच करवाते हैं, जिससे उन दोनों के हाथ आपस में जुड़ने लगते हैं। मिस क्रम्बल को नहीं समझ में आता कि उनके साथ क्या हो रहा है, तो वो प्रिंसिपल बर से पूछती है कि हमारे साथ क्या हो रहा है, और प्रिंसिपल बर बताते हैं कि हम भूखे हैं। जिसके बाद प्रिंसिपल बर मिस क्रम्बल के सामने मैरी को रख देते हैं कि मिस क्रम्बल मैरी को खा के अपनी भूख मिटा ले। इसके बाद सीन शिफ्ट होकर जॉश के ऊपर जाता है जो कि चियर मेजॉन्स के अड्डे पे जाके उनसे पूछता है कि एंजेलिका कहाँ है, पर वेरोनिका उसे इशारों में बताती है कि बैरेंटाइन हमारे ऊपर हमला करके एंजेलिका को अपने साथ ले गया। और यहाँ पे वेरोनिका की पार्टनर विक्टोरिया, जो कि वेरोनिका के सारे इशारों को ट्रांसलेट करती थी, वो एक्सप्लोजन के कारण इंजर्ड हुई पड़ी है। साथ ही साथ वो जॉश को ये भी बताती है कि डेमी भी मिसिंग है। इसके बाद जॉश उनसे उनकी हेल्प मांगता है बैरेंटाइन को रोकने के लिए। पहले तो वो मना कर देती है, पर फिर वो बोलती है कि मैं तुम्हें वेस्ली की लोकेशन बताती हूँ। इसके बाद सीन शिफ्ट होकर वेस्ली और टर्बो की तरफ जाता है जहाँ वो दोनों अपनी गन्स को लोड करके फाइट करने के लिए तैयार होते हैं, पर टर्बो वेस्ली के ऊपर फायर नहीं करता और उसे आई लव यू बोलते हुए उसके सामने हाथ फैला के खड़ा हो जाता है। फिर जब वेस्ली टर्बो के ऊपर फायर करता है तब उसे मालूम पड़ता है कि ये गन तो फेक है। जिसके बाद इन दोनों के बीच के सारे गिले शिकवे मिट जाते हैं, इन लोगों की बॉन्डिंग फिर से हो जाती है और इनका रिलेशनशिप वापस से नॉर्मल हो जाता है। इसके बाद वहाँ पर जॉस और सैम आ जाते हैं। जॉस वेस्ली के पास आके उससे माफी मांगता है कि सॉरी मैंने तुम्हें मॉल से बाहर निकाल दिया था, और वेस्ली भी जॉश को माफ कर देता है। ऑन टॉप ऑफ दैट टर्बो के साथ भी इन लोगों का रिलेशनशिप सही हो जाता है, यानी कि अब टर्बो भी हमारे हीरोज की टीम के अंदर आ चुका है। सीन शिफ्ट होकर एंजेलिका के ऊपर जाता है जो कि उस न्यूक्लियर बॉम्ब के ऊपर वर्क कर रही होती है, और प्रिंसिपल बर एंजेलिका को शाबाशी देते हैं इतना हार्ड वर्क करने के लिए। और एक टॉय कार में कैमरा लगा के जॉश की पूरी टीम भी ये सब देख रही होती है। जिसके बाद वो लोग जॉश से पूछते हैं कि अब प्लान क्या है। जॉश बोलता है कि मैं नहीं प्लान बना सकता, मैं कोई लीडर नहीं हूँ, मैं तो बस जॉश। तभी वहाँ पे चियर मेजॉन्स और केजे अपनी पूरी टीम को लेके आ जाती है और जॉश से बोलती है कि सॉरी कि मैं पहले भागने का ट्राई कर रही थी, पर अब हम लोग आए हैं तुम्हारे पास तुम्हारा साथ देने और बैरेंटाइन के अगेंस्ट लड़ने। जिसके बाद जॉश के अंदर भी जोश आ जाता है और वो प्लान बनाने के लिए मान जाता है। इसके बाद जॉश एक ट्रक को लाता है जिसके अंदर काफी सारे म्यूजिक के इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं। जॉश वहाँ के सारे लोगों को ट्रक पर चढ़ाता है और फिर जॉश बताता है कि उसका प्लान ये है कि वो उस ट्रक में काफी ज्यादा लाउड नॉइज करवाएगा, जिससे बहुत सारे गूलीज उस ट्रक के पीछे आएंगे और जॉस उस ट्रक का और लाउड नॉइज का इस्तेमाल करके उन सारे गूलीज को प्रिंसिपल बर के पास लाएगा, जिससे कि प्रिंसिपल बर के बंदे सारे गूलीज से ही फाइट करने में बिजी होंगे और वो लोग आराम से प्रिंसिपल बर और उनके बंदों को हरा देंगे। और ऐसा ही होता है, जॉस का प्लान वर्क कर जाता है। सारे गूलीज जॉस के पीछे पीछे आ जाते हैं और जॉस उन सारे गूलीज को प्रिंसिपल बर के अड्डे पे ले आता है। प्रिंसिपल बर भी अपनी पूरी आर्मी उनके अगेंस्ट भेज देते हैं और फिर चालू हो जाता है एक तगड़ा वाला बैटल। इसके बाद जॉश एक अनदर गाड़ी में बैठ के एंजेलिका के पास आता है। एंजेलिका और जॉश गले मिलते हैं। फिर जॉश एंजेलिका से बोलता है कि चलो चले यहाँ से, पर एंजेलिका जॉश को बताती है कि हम नहीं चल सकते क्योंकि न्यूक्लियर बॉम्ब रेडी है। सीन सेट होकर प्रिंसिपल बर की तरफ जाता है जो कि फ्रस्ट्रेट होके गुस्से में अपने अड्डे के अंदर आते हैं और वहाँ के अपने सारे बंदों से बोलते हैं कि जाओ जाके बाहर लड़ाई करो। सीन सेट होकर एंजेलिका के ऊपर जाता है जिसे कि समझ में नहीं आ रहा होता है कि इस न्यूक्लियर बॉम्ब को स्टॉप कैसे करना है। जॉश एंजेलिका को मोटिवेट करते हुए बोलता है कि एंजेलिका तुम जीनियस हो, तुम बहुत ही ज्यादा इंटेलिजेंट हो, तुम ये कर सकती हो। जिसके बाद एंजेलिका बोलती है कि इस न्यूक्लियर बॉम्ब के अंदर काफी सारे बायोलॉजिकल केमिकल्स हैं जो कि मुझे समझ में नहीं आ रहे हैं, पर मिस क्रम्बल इन सारे केमिकल्स के बारे में जानती होंगी, तो मुझे मिस क्रम्बल की हेल्प चाहिए, मिस क्रम्बल को यहाँ लेकर आओ। फिर एंजेलिका बताती है कि मिस क्रम्बल बाकी बच्चों के साथ अड्डे के अंदर बंद है। इसके बाद जॉस और सैम मिस क्रम्बल को लेने अड्डे के अंदर जाते हैं जहाँ इन दोनों को काफी सारे बच्चे ट्रैप्ड दिखाई देते हैं। तो सैम डीन उनकी मदद करने उन्हें आजाद कराने के लिए नीचे जाती है, पर जैसे ही वो जाती है वैसे ही जॉश के पीछे बैरेंटाइन आके जॉश के ऊपर हमला करके उसे नीचे गिरा देता है। इसके बाद सैम डीन आके बैरेंटाइन से लड़ने लगती है और जॉश से बोलती है कि तुम जाओ जाके मिस क्रम्बल को ढूंढो। जॉश मिस क्रम्बल को ढूंढने के लिए जाता है। जॉश को मिस क्रम्बल मिल जाती है और यहाँ पर हमें ये भी मालूम पड़ता है कि मिस क्रम्बल ने मैरी को नहीं खाया है। इसके बाद हमें बाहर फाइट का सीन दिखाया जाता है जहाँ प्रिंसिपल बर की टीम, जॉश की टीम और गूलीज
के बीच में काफी घमासान फाइट चल रही होती है। इसके बाद हमें सैम डीन वर्सेस प्रिंसिपल बर की फाइट का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पहले तो सैम डीन ठीक ठाक फाइट कर रही होती है, पर फिर बाद में प्रिंसिपल बर सैम डीन के ऊपर भारी पड़ने लग जाते हैं। पर तभी फॉर्चुनेटली अपना जॉश आके पीछे से प्रिंसिपल बर को स्टैब कर देता है। प्रिंसिपल बर जमीन पे गिर जाते हैं, पर सैम डीन प्रिंसिपल बर से बोलती है कि अरे क्या नाटक कर रहे हो, मैं जानती हूँ कि आप इससे नहीं मर सकते। पिछले एपिसोड में टर्बो ने भी आपको स्टैब किया था, पर आप उससे नहीं मरे थे। जिसके बाद प्रिंसिपल बर बोलते हैं अरे वाह वाह, तुम तो बहुत ही चालू निकली। पर फिर अपना जॉश बताता है कि उसे इन सारी चीजों के बारे में पहले से ही मालूम था, जिसकी वजह से उसने अपनी तलवार में पीनट बटर लगा के अपने प्रिंसिपल बर के ऊपर अटैक किया, क्योंकि एपिसोड 1 से ही हमें ये बात बताई गई है कि पीनट बटर से एलर्जी है प्रिंसिपल बर को। इसके बाद प्रिंसिपल बर जब अपनी एलर्जी की वजह से मरने लगते हैं, तब प्रिंसिपल बर के पेट के अंदर से एक हाथ बाहर निकलता है। सब लोग इस चीज को देख के सरप्राइज्ड और डिसगस्टेड हो जाते हैं। पर्सनली मुझे ये चीज काफी अच्छी लगती है, क्योंकि ये चीज इस वर्ल्ड की मिस्ट्रीज को और ज्यादा बढ़ा देती है। एनीवेज, इसके बाद हमारा जॉश उस हाथ की उंगली को काट देता है, जिसके बाद ये लोग फिर वहां अड्डे से बाहर निकल के एंजेलिका के पास आ जाते हैं। यहाँ पे ये लोग अपनी पूरी कोशिश करते हैं, पर ये लोग फिर भी बॉम्ब को डीएक्टिवेट करने का कोई भी रास्ता नहीं फिगर आउट कर पाते। इसके बाद एंजेलिका का दिमाग चलता है और वो बोलती है कि ये एक रॉकेट है, तो क्यों ना हम इसे आसमान में ही लॉन्च कर दे, जहाँ पे लॉन्च होके ये एक्सप्लोड हो जाएगा। और यहाँ पे प्रॉब्लम ये आ जाती है कि ये लोग टाइमर नहीं लगा सकते, विच मीन्स कि अगर इस रॉकेट को लॉन्च करना है तो मैनुअली लॉन्च करना होगा। और अगर यहाँ से मैनुअली रॉकेट को लॉन्च किया जाता है तो रॉकेट काफी करीब है, जिससे कि जो भी इंसान रॉकेट को मैनुअली लॉन्च करेगा वो वहीं के वहीं जल के मर जाएगा। कोई भी इस काम को करने से रेडी नहीं होता, सब लोग वहां से भागने का डिसाइड करते हैं। पर फिर मिस क्रम्बल बोलती है कि वो रॉकेट को मैनुअली लॉन्च करेंगी। एंजेलिका को ऑब्वियसली ये चीज पसंद नहीं आती है। वो बोलती है मिस क्रम्बल आप ऐसा नहीं कर सकती, मैं आपके बिना नहीं रह पाऊंगी, अगर आप मर जाओगी तो मेरा क्या होगा। पर मिस क्रम्बल बोलती है कि नहीं, मुझे ऐसा करना ही होगा। जिसके बाद सभी लोग एंजेलिका को पकड़ के मिस क्रम्बल से दूर ले जाते हैं। फिर मिस क्रम्बल रॉकेट को लॉन्च कर देती है और मिस क्रम्बल के आसपास पूरी आग ही आग हो जाती है। सब लोग इस चीज को देख के काफी दुखी हो जाते हैं, क्योंकि मिस क्रम्बल सभी के लिए काफी इंपॉर्टेंट थी। सब लोग रो रहे होते हैं मिस क्रम्बल के लिए, कि तभी मिस क्रम्बल वहां उनके पास आके बोलती है कि हम ये किसकी तरफ देख के रो रहे हैं। सब लोग मिस क्रम्बल को देख के खुश हो जाते हैं कि मिस क्रम्बल नहीं मरी, मिस क्रम्बल बच गई। और मिस क्रम्बल बताती है कि उनकी पूरी बॉडी म्यूटेटेड है, जिसकी वजह से उनकी बॉडी पता नहीं कैसे पर सरवाइव कर गई। अब एपिसोड एंड होने जा रहा होता है। सभी लोग खुश होते हैं कि हमारी सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। सभी लोग एक दूसरे से गले मिल रहे होते हैं और वेस्ली जॉस से बोलता है कि जाओ जाके सैम के पास जाके उसे अपने दिल की बात बता दो। फिर जब जॉस सैम के पास जाके उसे अपने दिल की सारी बातें बताता है, बोलता है कि अब जब सब कुछ सॉल्व हो चुका है, अब जब हमारी सारी प्रॉब्लम्स खत्म हो चुकी हैं, तो क्यों ना एक घर बसा के सेटल हो जाया जाए। पर सैम जॉश के इस ऑफर को रिजेक्ट कर देती है और बोलती है कि यार इतना समय हो गया पर तुम आज तक मुझे नहीं जान पाए, मुझे इन सब चीजों में कोई इंटरेस्ट नहीं है। जिसके बाद सैम जाके थ्रोन पे बैठ जाती है और बोलती है कि इन सब के पास अब कोई लीडर नहीं है, इन सबको लीडर चाहिए और मैं बनूंगी इनकी लीडर, मैं बनूंगी इनकी क्वीन। और इतना सुनते ही वहां के आधे लोग सैम डीन के सामने वहीं झुक जाते हैं। पर जॉश, एंजेलिका, वेस्ली, टर्बो और कुछ गिने चुने लोग सैम डीन के सामने नहीं झुकते। सैम डीन दे रही होती है एक डेविलिश स्माइल और इसी के साथ डे ब्रेक का एपिसोड 10 खत्म हो जाता है। ओ भाई साहब, लास्ट वाला सीन क्या मोमेंट था यार, मुझे तो गूज बम्स आ गए थे जब मैंने सैम डीन को थ्रोन पे बैठते देखा था। मैं देखना चाहता हूँ कि अब आगे क्या होता है, पर अनफॉर्चुनेटली नेटफ्लिक्स ने अभी तक इसके सीजन 2 के बारे में कोई न्यूज नहीं बताई है, तो शायद इसका सीजन 2 ना ही आए। पर फिर भी ये एज अ स्टैंड अलोन सीरीज भी काफी ज्यादा फन थी। मुझे काफी ज्यादा मजा आया इस सीरीज को देखते हुए और इस सीरीज का एक्सप्लेनेशन करते हुए। तुम लोग कमेंट सेक्शन में बताओ कि तुम लोगों को ये सीरीज कैसी लगी। अगर तुम लोगों को ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर देना, चैनल पर नए आए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा देना। मैं मिलूंगा तुम लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ले बाय टाटा।